ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो हम दो चीजें देखेंगे। एक तो सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट को देखेंगे और फिर हम सीएसएस पे चले जाएंगे। अब हम जो है वो अपना जो लर्निंग का वे है इसको थोड़ा सा बूस्ट अप कर रहे हैं। जल्दी जल्दी से जो है वो जावास्क्रिप्ट को मैं जो है वो बेसिक चीजें कन्वर्ट करा के इसको आप लोगों को एडवांस पे लेके जाने वाला हूँ मैं। तो पहले आज जावास्क्रिप्ट होगी, उसके बाद जो है वो हम देखेंगे सीएसएस को आज इंशाल्लाह। अच्छा, तो देखें सेकंड तो पहला जो हमने देखा था, पहला अलर्ट का देखा था, आप लोगों को समझा दिया था अलर्ट किस तरह से काम करता है। और आप लोगों ने उसको इसका असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर दिया था। तो आज फिर हम इसको देखते हैं एक दफा और फिर आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें आना है वीएस कोड ओपन करना है। मैंने फोल्डर बनाया और फोल्डर बना के उसको मैंने ओपन कर लिया। तो ये अब आपको आता है। तो फोल्डर बना के यहाँ पे मैं आया, प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडेक्स डॉट HTML। यहाँ पे मैंने बॉयलर प्लेट जो है वो जनरेट कर लिया और यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया, स्क्रिप्ट src app.js। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये जो है ना इस पे कंट्रोल दबा के क्लिक करूँ, कंट्रोल और फिर क्लिक, तो क्या होगा, एक नई फाइल का कहेगा कि अनेबल टू ओपन app.js, क्योंकि ये आपने बनाई ही नहीं है। तो कह रहा है बनाई नहीं है तो भाई क्रिएट कर लो। मैं कहता हूँ क्रिएट फाइल। तो अब देखें ये फाइल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई, मुझे अलग से जाके इसको बनाना नहीं पड़ा। ये फाइल जो है वो क्रिएट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड करा दिया इसको। फाइल क्लिक, अच्छा फाइल पे जाने के लिए आप कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे ना तो आप इस फाइल पे पहुंच जाएंगे अगर ये फाइल मौजूद होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक अलर्ट प्रिंट करा देता हूँ, अलर्ट और क्लास फोर्थ फाइल्स रनिंग। तो ठीक है, मैंने एक जावास्क्रिप्ट का मैसेज जो है वो प्रिंट करा दिया, एक मैसेज मैंने प्रिंट करा दिया अलर्ट में कि क्लास फोर्थ फाइल्स रनिंग आर रनिंग। अब मैं इसको ब्राउजर पे चेक करने के लिए अपना जो लाइव सर्वर है ना इसको ओपन कर लेता हूँ। लाइव सर्वर मैंने बताया था आप लोगों को, ये आप इंस्टॉल कर लेंगे ताकि आपको पेज बार बार जो है वो रिफ्रेश नहीं करना होगा। तो यहाँ पे मैंने जो है वो लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप जो है वो यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक कर दें। ठीक है जी, तो ये अलर्ट का मैसेज आ गया, क्लास फोर्थ फाइल्स आर रनिंग। ठीक है। अच्छा, कुछ हम जो है वो अगर कुछ चेकिंग करनी होती है, कोई टेस्टिंग वगैरह करनी होती है चीज़ों की, क्या चीज़ें वर्क कर रही है नहीं कर रही, तो हम दो चीज़ें यूज कर रहे होते हैं। एक तो ये आपका अलर्ट हो गया और दूसरा हो गया आपका, इसको मैं कमेंट करता हूँ। कमेंट की शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमिट और अनकमिट होता है। कमिट क्या होता है कि कमिट में अगर कर दूंगा तो ये देखें अलर्ट नहीं चलेगा, अलर्ट यहाँ पे मौजूद है मगर वर्क नहीं कर रहा होगा। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई मुझे मैसेज देखने के लिए अपना के क्लास जो हमारी सॉरी फाइल है वो वर्क कर रही है नहीं कर रही। दूसरा ये तरीका है कंसोल कराते हैं हम ना, कंसोल सबसे ज्यादा यूज होता है, अलर्ट हम यूज नहीं करते अपना टेस्टिंग वगैरह करने के लिए। तो इसमें भी जो है ना मैं लिख देता हूँ क्लास फोर्थ कंसोल। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब इसका मैसेज आपको यहाँ पे ब्राउजर पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको इसका मैसेज ब्राउजर पे नहीं मिलेगा। इंस्टेड आप यहाँ पे आगे राइट क्लिक करेंगे ब्राउजर पे और आप इंस्पेक्ट करेंगे। जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे कंसोल पे। अब आप यहाँ देखें आपको मैसेज मिल गया क्लास फोर्थ कंसोल और आपको देखें यहाँ पे एक फाइल का नाम दिख रहा है कि कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है app.js से। मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो मैं देखें अपनी फाइल पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये कंसोल है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्या किया मैंने, आउटपुट देखने के लिए चेक करने के लिए फाइल को मैंने कंसोल लिखा और कंसोल लिखने के बाद पेज तो ऑलरेडी रिफ्रेश हो गया। आपने अगर ऑटो सेव लगाया हुआ है और आपने लाइव सर्वर ओपन किया हुआ है, ये दो चीजें काम आपने किए हुए हैं, तो मुझे कोई कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे आगे मुझे ब्राउजर सेव करने की जरूरत नहीं है। मैं बस यहाँ पे आगे राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट, एंड देन यहाँ पे मैं कंसोल करा दूंगा, कंसोल चेक कर लूंगा। तो ये आ गया क्लास फोर्थ कंसोल। अब से हम जो है वो ये अलर्ट यूज नहीं कर रहे होंगे, हम सिर्फ कंसोल यूज करेंगे। यहाँ तक की बात ठीक है जाहिद भाई, जैन भाई, फातिमा, आयशा? ठीक है, जैन भाई कह रहे हैं यस। एमन, फातिमा आयशा की तरफ से आया जी सर। जाहिद भाई?
तो ओके ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं, इसी बुक में आ जाते हैं हम नीचे। अच्छा ये जो है वो आप लोगों ने, मैंने आपको कहा था कि आपने ये एक्सरसाइज लाजमी लाजमी करनी है। इससे आप जो है वो मतलब एक ही अलर्ट के ऊपर आप देखें कि इन्होंने आपको 20 एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, तो आप जब ये एक्सरसाइज कर लेंगे ना तो ये आपके जो माइंड है ना उसमें सीमेंट हो जाएगी, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको यार ये क्या वर्किंग है। सिर्फ इसी टॉपिक पे उसने आपको 20 एग्जाम्पल्स क्रिएट करके दे दी, कोई आपको खुद से सोचने की जरूरत नहीं है कि बैठ के आप कॉपी पेन लेके याद कर रहे हैं। तो याद करने की प्रोग्रामिंग में आपको नीड नहीं होती, काम करते करते याद हो जाता है। जब आप 20 एग्जाम्पल्स करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। इसी तरह से अब आ जाते हैं हम सेकंड चैप्टर पे। तो चैप्टर 1 मुकम्मल हो गया, सेकंड चैप्टर पे अब ये बहुत लंबी चौड़ी बातें लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ लेंगे। अभी क्या समझा रहा हूं मैं कि ये इसके अंदर क्या समझाना चाह रहे हैं। अभी ये इसके अंदर सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहे हैं और वो है वार। ये वार क्या होता है? अच्छा ये वार वो जंग वाली वार नहीं है, वार ये वेरिएबल से निकला है वार, ठीक है। अच्छा तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक स्क्रीन पे ले जाता हूँ। अच्छा सबसे पहले तो एक चीज समझ लें, ये वार जो लिखा है ना, ये वार शॉर्ट फॉर्म है वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल जो है ना एक ऐसी चीज होती है कि जो कि चेंजेबल होती है। वेरी वेरी मतलब कहते हैं कि चेंज होना, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है? एक ऐसी चीज जो कि चेंज हो सकती है। तो चेंज क्या हो सकती है? लाइक मिसाल के तौर पे आप देखें कि आजकल जो है वो ये दालों के रेट जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो बड़े वेरिएबल बने हुए हैं दालों के रेट, ठीक है। अब इसी तरह से आप देखें अंडों के रेट, आप देखें आपकी एज चेंज हो रही है। तो जो भी चीजें चेंज हो रही है ना ये कहलाती हैं वेरिएबल। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि चेंज ही नहीं होती, ठीक है। तो वो क्या होती हैं? वो कांस्टेंट होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जो चीज आपकी दुनिया को रोशनी दे रही है क्या कहलाती है? वो जो सुबह में निकलती है चीज वो एक सूरज है, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। धूप कहाँ से आती है? सूरज से आती है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। ऐसा ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि कभी धूप सूरज से आ रही है, कभी चांद से आ रही है, कभी किसी चीज से आ रही है तो कुछ चीजें होती हैं कि जो कि कांस्टेंट है। जैसे आपका नाम, ठीक है, आपका नाम क्या है? जैन। आपका नाम क्या है? जाहिद। ये आपका नाम है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप इसको चेंज नहीं करेंगे, वो अलग बात है भाई, वो नाम भी चेंज हो जाते हैं किसी वजह से, लेकिन नाम जो है वो एक वेरिएबल है। तो सॉरी, नाम जो है आपका एक कांस्टेंट है, आपने नाम अपना डिफाइन कर दिया। जब भी जैन पुकारा जाएगा तो जैन ही यहाँ पे मुखातिब होंगे, कोई और नहीं। तो कांस्टेंट वो होता है जो चेंज ना हो, एक ही मरतबा आप उसको असाइन कर दें और वो चेंज ना हो। और वेरिएबल वो होता है कि वो बार बार चेंज हो सकता है, उसको चेंज करने की पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा तो अब मैं आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बताऊं कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग में ये वेरिएबल क्या कर रहा है। तो वेरिएबल तो आपको मैथ में भी मिल जाएगा, लाइक आपने अलजबरा वगैरह पढ़ा होगा ना। तो ये ए बी सी एक्स वाई जेड ये क्या होते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए बी क्या क्या है? ये वेरिएबल है, इनकी जगह वैल्यूज आ जाती है, वैल्यूज पुट हो जाती है। तो ये वेरिएबल को आप समझें प्रोग्रामिंग में कि ये कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है। मैं इसके अंदर सेव करा देता हूं, मिसाल के तौर पे गिग्सवाइजर। गिग्सवाइजर जो हमारी कंपनी है, इस कंपनी का नाम जो है वो मैं इसमें सेव करा देता हूँ। रेड तो ब्लू कार्ड, ठीक है। तो ये मैंने कंटेनर बनाया, इस कंटेनर में मैंने क्या डाल दिया? गिग्सवाइजर कंपनी का नाम मैंने इसमें डाल दिया। और इस कंटेनर के अंदर अब ये मौजूद है, ठीक है। और इस कंटेनर का भी मैं नाम दे देता हूँ। इस कंटेनर का नाम क्या है? कंपनी नेम, ठीक है। इस कंटेनर का नाम है कंपनी नेम। ये ये कंटेनर है। अब इसमें मैंने गिग्सवाइजर जो है वो सेव करा दिया। अब जब भी मैं पूछूंगा कि यार कंपनी का नाम क्या है,
तो आप जो है वो देखेंगे कि यार इस कंटेनर में क्या रखा हुआ है, तो इस कंटेनर के अंदर गिग्स वाइजर रखा हुआ होगा, तो आप बोलेंगे कंपनी का नाम गिग्स वाइजर है। अगर इसमें जो है वो नाम एबीसी रखा हुआ होगा, मैं बोलूंगा कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम कहूंगा मैं, कंपनी नेम क्या है। तो आप देखेंगे इसमें जो कुछ रखा हुआ है ना, आप वो मुझे बता देंगे कि कंपनी का नाम ये है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि एक वेरिएबल बनाऊं मैं माय नेम के नाम से, कि ये एक कंटेनर मैंने बनाया माय नेम के नाम से, कि मेरा नाम क्या है। तो मेरा नाम क्या है भाई, मेरा नाम है स्नेन खान। तो ये जो है वो मैंने एक वेरिएबल में सेव करा दिया। अब जब भी मैं बोलूंगा व्हाट इज माय नेम, मेरा नाम क्या है, तो आप जो है वो कंटेनर में देखेंगे कंटेनर में क्या रखा हुआ है, आप बता देंगे कि भाई ये हसनैन नाम है आपका। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती, वेरिएबल जो है वो एक मेमोरी टाइप की चीज है। आप उसको नाम असाइन करते हैं वेरिएबल को, और फिर उसमें जो वैल्यू होती है वो आपको प्रिंट करके देता है। अच्छा, ये तो बहुत सारी बातें हो गई। अब हम इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे इसने यही सारी चीजें समझाई हुई है, तो मैं आया यहाँ पे और मैं यहाँ पे आके कहता हूँ वार और माय नेम इक्वल टू हसनैन खान। ठीक है, मैंने लिख दिया माय नेम इक्वल टू हसनैन खान। अच्छा, वैसे तो इसकी कोई नीड नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे आदत बना लें कि आपने यहाँ पे ये डालना है, इसको सेमीकोलन कहते हैं। लाइन का जो स्टेटमेंट है वो जब कंप्लीट हो जाए, एक लाइन आपकी कंप्लीट हो जाए जो आप लिख रहे हैं, तो आप आखिर के अंदर लाजमी सेमीकोलन डाल दें। अगर आप सेमीकोलन नहीं डालते हैं तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके कुछ इस तरह के कीवर्ड्स आने वाले हैं जहां पे आपको इसको यूज करने की नीड होगी। तो अगर आपको स्टेटमेंट के एंड में ये यूज करने की आदत पड़ी होगी तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैंने इसमें वार माय नेम जो है वो प्रिंट करा दिया, इसमें सेव करा दिया। अब मैं अगर कंसोल करता हूँ ना, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल में लिखता हूँ मैं माय और नेम, जो वेरिएबल मैंने यहाँ लिखा है, वेरिएबल का नाम जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेम। तो कंसोल में देखें क्या होगा, ये कंसोल में आया मैं, और कंसोल में क्या आ गया, माय नेम। ठीक है, ये ऐसी ही बात है कि जैसे मैं ये कंसोल के जरिए समझ ले मैं कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ, सही है, कंप्यूटर से मैं कंसोल के जरिए बात कर रहा हूँ कि भाई कंसोल, मैंने आपको ये बता दिया माय नेम बताओ क्या है, मेरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर देखेगा कि यार इस माय नेम के अंदर आपने ये जो कंटेनर है, ये माय नेम क्या है, एक कंटेनर है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने बताया कि ये माय नेम क्या है, ये एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर के अंदर मैंने हसनैन खान डाल दिया। ठीक है, अब मैंने कंप्यूटर को बोला भाई मुझे जरा प्रिंट करके दे दो कि मेरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर ने देखा कि यार यहाँ पे तो हसनैन ने जो है वो मैंने यानी कि हसनैन खान सेव किया, तो उसने वो प्रिंट करके दे दिया। अच्छा, जरूरी नहीं है कि माय नेम लिख रहा हूँ तो यहाँ पे नाम ही आए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी आप यहाँ पे सेव करा सकते हैं। ठीक है, जो भी आप सेव कराएंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होकर आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताएं यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, जाहिद भाई, जैन भाई, फातिमा, आयशा, तो मुझे बताएं, आगे मूव करते हैं फिर। वाजिद, ओके है, क्लियर है, नो कंफ्यूजन, ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं। तो फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग ही हमारा यहाँ पे एक मेन मकसद है सीखने का, जिसकी वजह से जो है वो ये पैटर्न में जो एक आम इंस्टीट्यूट में फॉलो हो रहा होता है, उस पैटर्न को मैं फॉलो नहीं कर रहा सिरे से। जहां भी जाएंगे आप, पहले HTML होगा, फिर CSS होगा, फिर जावास्क्रिप्ट होगा। हमारा मेन फोकस क्या है, जावास्क्रिप्ट। तो ये सबसे अहम चीज है जिसको आपने अच्छे से समझना है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होती है, मसला होता है समझने में, तो आपने मुझे आगे जाने नहीं देना, आपने रोक देना है। क्लियर होगा तो ही हम आगे मूव करेंगे। अच्छा, अब एक और चीज देखें, मैं अगर यहाँ पे आके अभी मैंने ये कुछ लिखा, ठीक है, फिर मैं आता हूँ यहाँ पे वार, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ माय अंडरस्कोर नेम। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली। ठीक है, तो शुरू में मैंने ये लिखा, शुरू में मैंने ये लिखा, उसके बाद मैंने लिख दिया अली। अच्छा, अब जो हमारा प्रोग्राम है ना, कंप्यूटर प्रोग्राम, वो CSS की तरह ही रन करता है, लेकिन कुछ
क्या कहते हैं कंडीशन होती है कि जिनकी वजह से वो चेंज हो सकता है फ्लो हमारा। तो हमारा जो प्रोग्राम का रीड करने का रन करने का जो फ्लो होता है ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो ये सबसे पहले पढ़ेगा कि भाई ये नाम क्या है, माय नेम क्या है, ये जो भी अजीब कुछ, चलो इसको मैं ठीक कर देता हूँ, हसनैन खान, ठीक है। या इसको वेरिएबल के हिसाब से कर लो, मैंने जब नेम कहा है कांस्टेंट है तो मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ क्या लिखूं, बैटरी लेवल। तो बैटरी लेवल चेंज हो रहा होता है ना, तो इसके अंदर मैं बैटरी लेवल लिख देता हूँ 100%, ठीक है। बैटरी लेवल क्या है, एक वेरिएबल है, 100% लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब बैटरी लेवल क्या है, 90%। तो अगर मैं इसको कमेंट करूं से लाइन नंबर 8 को, तो आप देखें यहाँ पे बैटरी लेवल, यहाँ पे लाजमी लिखना है, ठीक है। तो बैटरी लेवल आपको मिल जाएगा जनाब 100%, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे इस, क्योंकि ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल में अब दूसरी वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ 90%। तो अब आप यहाँ पे देखें ये क्या आ गया, व्हाट इज दिस, सॉरी, माय नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, बैटरी लेवल ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बैटरी लेवल क्या असाइन हो जाएगा इसको 90%। तो ये क्या है, वेरिएबल है जो कि चेंज हो सकता है, ये चेंजेबल, ठीक है। मैं इसके अंदर चाहूं तो मजीद जो है वो बैटरी लेवल को मैं नीचे इसको कॉपी करके चेंज करता रहूं, कितने भी मैं बना लूं, तो इट्स अप टू मी। तो ये एक वेरिएबल है। अब हम देख लेते हैं अच्छा एक चीज और, अभी जो मसला आया था ना, मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज लिख देता हूँ जो कि जिसका मैंने वेरिएबल नहीं बनाया, मिसाल के तौर पर मैं आगे ये इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये बगैर कोटेशन के लिखता हूँ, कोटेशन क्या, ये कोटेशन होते हैं, ठीक है। अगर मैं कोटेशन से लिखता हूँ ना, कोटेशन के साथ, तो ये अब आराम से प्रिंट करा देगा कंसोल के ऊपर। लेकिन अगर मैं ये मिस्टेक करता हूँ, ये अब आप लोग काम करेंगे ना तो आप लोग मिस्टेक करेंगे, तो वो मैं पहले से बता रहा हूँ। अगर मैं ये मिस्टेक करता हूँ, कोटेशन नहीं लगाता हूँ, डायरेक्ट इस तरह से कंसोल करा देता हूँ मैं, मिसाल के तौर पर मैंने करा दिया माय नेम, अभी मैंने माय नेम का बनाया था ना वेरिएबल, अब मैंने उसको रिमूव कर दिया, लेकिन फिर मैं यहाँ पे माय नेम जो है वो लिख रहा हूँ। तो अब देखें क्या आएगा मैसेज, कह रहा है अनकोड रेफरेंस एरर, माय नेम इज नॉट डिफाइंड। कह रहा है ये जो माय नेम है ना, ये डिफाइंड नहीं हुआ हुआ, तो ये माय नेम कहीं पर भी डिफाइंड नहीं हुआ हुआ। अगर मैं यहाँ पे माय नेम डिफाइन कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे आके वार, इसको कहते हैं डिफाइन करना। अभी मैंने इस पे कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा सुने, कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये जो काम किया अभी मैंने लाइन नंबर 10 पे, ये बड़ा कर देता हूँ मैं स्क्रीन को, हाँ 2 किलो की हो गई भाई ये, हाँ। तो ये जो इस लाइन नंबर 10 है, इस पे मैंने क्या किया है, एक वे इस माय नेम का जो वेरिएबल है इसको मैंने डिफाइन किया है, डिफाइन कर दिया मैंने इसको, ठीक है। लेकिन इसमें इस वाली लाइन में क्या कर रहा हूँ, इस वाली लाइन में मैं डिफाइन भी कर रहा हूँ कि भाई एक वेरिएबल बैटरी लेवल का बन रहा है, और उसमें मैं असाइन भी कर रहा हूँ। असाइन क्या काम होता है कि उस वेरिएबल में वैल्यू को जो है वो डाल देना, इसको कहते हैं असाइन करना। और डिफाइन क्या होता है कि आपने डिफाइन कर दिया कि यार ये जो वेरिएबल है मैं वो बनाने वाला हूँ, इस पे मैं कोई ना कोई वैल्यू सेव करने वाला हूँ। तो ये हमने क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, और ये हमने डिफाइन भी किया हुआ है और असाइन भी किया हुआ है। और यहाँ की अगर आप बात करें तो यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे जस्ट मैंने असाइन किया है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, इक्वल टू का, ठीक है। अगेन रिपीट, आप दीगर प्रोग्रामिंग में देखेंगे ना, मिसाल के तौर पे आपकी जावा होगा, इस तरह की प्रोग्रामिंग, उनमें ना आपको पहले डिफाइन करना होता है, सी शार्प वगैरह प्रोग्रामिंग, लाइक आप यहाँ पे लिखें वार और यहाँ पे लिख दें एज, इस तरह से सबसे पहले आपको डिफाइन करना होता है, और फिर आप लिखते हैं इस तरह से एज इक्वल टू 920, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, इसको असाइन, पहले आप डिफाइन करते हैं और फिर आप क्या करते हैं, इसको असाइन। अब मैंने असाइन कर दिया, फिर हम क्या करते हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग करके एज लिखूंगा, तो ये क्या होगा, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, हाँ। तो एज लिखूंगा तो यहाँ पे एज यूज हो जाएगी 20। मैं चाहूँ इसको रीअसाइन कर लूँ, इसको हम रीअसाइन कहेंगे करना, मैं बोलूँ भाई अब एज जो है वो 21 हो गई,
तो पहले 20 प्रिंट हो रही थी, अब 21 प्रिंट होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिफाइन करना, इसको हम कहते हैं असाइन करना, इसको रीअसाइन करना। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे आके इस तरह से कर दूं कि मैं ये सब कुछ, मैं यहाँ पे जैसे 2 लाइन में मैंने काम किया ना, तो इस 2 लाइन का काम कमिट करके मैं 1 लाइन में करना चाहूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं ये करूंगा कि मैं नीचे वाली लाइन को मिटा दूंगा और यहाँ पे जस्ट इक्वल टू लगा के 20 लिख दूंगा। तो ये डिफाइंड एंड असाइन एक ही लाइन में हो गया। ठीक है, इसको आपने समझना है। अगर आप एरर समझना चाहते हैं कि एरर क्या आ रहा है, तो आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि यार डिफाइन का मतलब क्या है। तो दोबारा आ जाते हैं इस एग्जाम्पल पे। मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग और मैंने लिख दिया माय नेम। तो अब ये कह रहा है कि भाई अनकोड रेफरेंस एरर, माय नेम इज नॉट डिफाइंड एट। ठीक है, ये बता रहा है। अब लोकेशन दे दी इसने फाइल की कि भाई देखो आपने ये डिफाइन नहीं किया हुआ। चले मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वार माय नेम। ठीक है, अब वार माय नेम, सॉरी मैंने लिखा वार माय नेम। अब मैं, अच्छा मैंने, अच्छा ये देखें मैंने क्या गलती करी है। यहाँ पे वार जो मैंने लिखा है ना माय अंडरस्कोर नेम, ये अलग है और माय नेम अलग है। यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया हुआ। तो आपने एग्जैक्टली वही चीज प्रिंट करनी है, वही चीज आपने यहाँ पे लिखनी है। अब देखें ये क्या कह रहा है, अनडिफाइंड, कि अनडिफाइंड है, मतलब इसके अंदर जो है ना वैल्यू मैंने असाइन नहीं करी। जब इस तरह से मैसेज आए ना आपके पास अनडिफाइंड, तो इसका मतलब है कि आपने इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करी। अच्छा एक चीज और मैं करता हूँ, मैं इसमें जो है वो माय नेम, सॉरी, हाँ इस तरह से करके ना हसनैन सेव कर देता हूँ बगैर कोटेशन के। अब देखें, अब ये क्या कह रहा है, हसनैन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हसनैन जो है वो एक, मैं अगर बगैर कोटेशन के लिखता हूँ ना तो मैं इसको वेरिएबल बना रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे लाजमी जो है वो कोटेशन डालना पड़ेगा। तो अब ये हसनैन आ गया, हसनैन इसमें असाइन हुआ और यहाँ पे प्रिंट करा दिया मैंने। अच्छा एक चीज और करते हैं जरा, मैं इस माए का जो एम है ना कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, ये एम कैपिटल से लिख दिया मैंने और ये स्मॉल से लिख दिया। अब देखें क्या कह रहा है भाई, माय नेम इज नॉट डिफाइंड। कह रहा है भाई ये माय नेम डिफाइंड नहीं है। तो आपकी इंग्लिश के अंदर तो ये एक ही मतलब हो सकता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये जो 2 चीजें मैंने लिखी है ना, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं, माय नेम कैपिटल से और माय नेम स्मॉल से। तो आपने इसका ख्याल रखना है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक ये केस सेंसिटिव है। तो इसका मतलब है ये कैपिटल एम और स्मॉल एम जो है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये डिफरेंट कंसिडर किए जाएंगे। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि कैपिटल और लोअर केस से उस पर फर्क पड़ना। तो कैपिटल लोअर अगर आप करते हैं तो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। अच्छा जी, तो अब बताएं यहाँ तक की बात जो है वो क्लियर है। ठीक है ठीक है। अच्छा जाहिद कह रहे हैं सर हर डिफाइन वैल्यू हर मर्तबा कंसोल लिखना लाजमी है। नहीं जाहिद भाई, बिल्कुल भी कंसोल लिखना आपके लिए लाजमी नहीं है। कंसोल आप टेस्टिंग वगैरह के लिए, चेकिंग वगैरह के लिए करा रहे होते हैं मैसेज, ताकि आपको जो है वो पता रहे कि प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा यहाँ पे भी आपको इसके अंदर जो है ना यही बातें बताई हुई हैं, आप इसको बिल्कुल रीड कर लें, नो इशू। अच्छा मैं देख लूँ जरा और क्या क्या चीजें हैं। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं। अब मैंने ये जो माय नेम है इसको मैंने कंसोल कराया, मैं इसी को जो है वो अलर्ट में भी करा सकता हूँ प्रिंट। यहाँ पे आया अलर्ट लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने लिख दिया माय। और अच्छा ये सजेशन भी जो है आपको देने लग जाता है, आपको कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं होती वीएस कोड। तो मैंने इस पर टेप दबाया तो माय नेम यहाँ पे आ गया। तो अब देखें ये अलर्ट आ रहा है हसनैन। ठीक है, या यहाँ पे कोई मैं मैसेज दे दूं कि वेलकम, वेलकम टू द वेलकम टू द 4th क्लास, इसको मैं कर देता हूँ। अच्छा कंट्रोल डी से ना सेम वे जो टेक्स्ट होता है वो सिलेक्ट हो जाता है वीएस कोड में, कंट्रोल डी। ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ ग्रीटिंग। ठीक है, इसको ओके करूंगा मैं और रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। तो ये आ गया वेलकम टू क्लास, वेलकम टू द 4th क्लास। और ये यहाँ पे आपका मैसेज कंसोल का आ गया। अच्छा देखें तरतीब, देखें तरतीब क्या चल रही है। सबसे पहले ये वेरिएबल जो है वो असाइन हुआ है।
फिर क्या हुआ है, फिर कंसोल आया है, उसके बाद आपको अलर्ट मिलेगा। तो मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसमें आप मैंने फुल स्टॉप लगा दिया ताकि नया नई एग्जीक्यूशन आपको पता चल जाए। ठीक है, तो अभी तो आप जैसे ही स्क्रीन पे आएंगे ना, तो ये दोनों चल रहे होंगे साथ। जैसे ही आप स्क्रीन पे ये लिख के आएंगे, अगर आपका ऑटो सेव होगा ना, तो ये चल रहे होंगे। तो आप देखें, यहाँ पे आपको कंसोल भी मिल रहा है और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक अलर्ट। तो सबसे पहले क्या चला होगा इसमें, कंसोल चला होगा, देन जो है वो आपका अलर्ट चला होगा। तो ये लाइन बाय लाइन चल रहा होता है। अच्छा, आगे देखते हैं क्या है। ये हो गया भाई। अच्छा, 9:41 हुआ है, इसको मैं बस कंप्लीट करता हूँ। अब दो चीजें हैं इसमें। इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और फिर ब्रेक लेंगे, देन सीएसएस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब देखें, मैंने यहाँ पे सेंड लिखा वार फर्स्ट नेम, मैंने लिख दिया स्नेन, फिर मैंने लिखा वार लास्ट नेम इक्वल टू खान। अच्छा, हो सकता है अभी आप लोगों के जहन में ये आ रहा सवाल, ये सर अंडर स्कोर क्यों लगा रहे हैं, सर ऐसे करके क्यों नहीं लिख रहे, सर ऐसे करके क्यों नहीं लिख रहे। तो उसकी वजह ये है कि भाई ऐसा करता हूँ ना तो ये रोने लग जाता है, कह रहा है भाई एरर दे रहा है ये, एक्सपेक्टेड कॉमा एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब ये क्यों है, ये इसकी वजह ये है कि वेरिएबल का जो नाम है ना, वो लिखने के ना कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आपने ना फॉलो करना होता है, तब आप जो है वो वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। और वो रूल्स जो है वो आगे आएंगे, आगे आप देखेंगे कि क्या रूल्स होते हैं नाम जो है वो एक वेरिएबल के या कांस्टेंट के आपको नाम लिखने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा हसनैन, वेरिएबल में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में लिख दिया मैंने खान। अब मैं आता हूँ नीचे और मैं कंसोल कराता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट नेम। तो अभी तो हमारा जो फर्स्ट नेम है बिल्कुल सही काम कर रहा है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं लास्ट नेम भी जो है ना लिख दूं, हसने, ये फर्स्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम के साथ साथ ना लास्ट नेम भी मेरा आ जाए हसनैन खान। तो अगर मैं इस तरह से आगे पेस्ट करता हूँ और स्पेस दे देता हूँ, तो देखें क्या होगा, ये चलेगा नहीं, ये क्या कहेगा, अनकोड एरर, और फिर ये मिसिंग समथिंग। तो मुझे इन दोनों को ना किसी तरह से एक साथ करके लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं प्लस का निशान लगा दूं। प्लस का निशान लगाने से क्या होगा, ये हसनैन खान को दे देगा। अब देखें, अब स्पेस नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे बहुत सारे स्पेसिंग कर देता हूँ, ये यहाँ पे कोई स्पेस मुझे नहीं देगा, क्योंकि ये फर्स्ट नेम के साथ कॉन्केट, इसको कहते हैं कॉन्केट करना, मिला देना, प्लस कर देगा इसको। अच्छा, ये वो मैथ वाला अभी प्लस नहीं है, ये प्लस अभी यहाँ पे एज अ कॉन्केटिनेशन जो है वो काम कर रहा है। कॉन्केटिनेशन मतलब होता है कि मिला देना, कॉन्केटिनेशन। अच्छा, अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर ना काफी चीजें मैं खुद ही समझा रहा हूँ, तो ये जो कॉन्केटिनेशन बोल रहा हूँ ना, तो ये याद रख लें आप, ये मैं आप लोगों से क्विज में पूछ सकता हूँ। तो हर 2 क्लास के बाद मैंने जो है वो क्विज का रखा हुआ है। तो इस क्लास में क्विज आपका नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में जो है वो आपका क्विज होगा, जो आपने पिछली पहले चैप्टर से पढ़ा है ना उसी से। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आगे जा रहे हैं और पीछे बोल रहे हैं, आपका जो क्विज होगा वो शुरू के चैप्टर से ही होगा। मतलब के ज्यादातर जो है वो नई चीजें ही होंगी, लेकिन पिछले चैप्टर जो है आपने पढ़े हैं, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो कुछ सवालात के जवाब जो है वो सही नहीं दिए थे, तो उनसे दोबारा जो है वो पूछा जाएगा। तो हर दफा जो क्विज होगा उसके अंदर सारी ही चीजें आएंगी, तो अपनी जो लर्निंग है उसको आप स्ट्रॉन्ग ही रखें। ये स्कूल वगैरह की तरह नहीं है लाइक के बस वो जो आपने पढ़ा है ना उसी में से सवाल होगा, तो ऐसा नहीं है। ओके, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैंने कॉन्केट कर दिया और यहाँ पे हसनैन खान आ गया। अब मैं स्पेस देना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ भाई, तो उसके लिए मैं करता हूँ एक और प्लस लगाता हूँ। ठीक है, अब 2 प्लस लगाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये हसनैन और नैन कर दिया, नोट अ नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इस तरह से, वो अपना कोटेशन लगा के और बीच में स्पेस दे दूंगा, तो ये मेरा यहाँ पे इस तरह से हसनैन खान आ जाएगा। तो ये है प्रोग्रामिंग। अच्छा, एक काम ये कर सकता हूँ और एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको यहाँ से हटाऊं और यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊं, वार इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख दूं फुल नेम और इसमें मैं ये सेव करा दूं। ठीक है, और फिर कंसोल पे मुझे क्या कराना पड़ा, जस्ट सिंपल फुल नेम, जस्ट सिंपल फुल नेम मुझे कराना पड़ा। अच्छा, एंड में आप ये आदत डाल लें अपने ये
सेमीकोलन लगाने की। वैसे इससे कोई मसला होगा नहीं अभी फिलहाल, आगे आपको ये याद रहे कि सेमीकोलन भी कोई चीज होती है, इसलिए मैं आपकी प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो लाइन के एंड में आप जो है वो इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट एंड हो गया है। कुछ प्रोग्रामिंग में तो बगैर कोलोन सेमीकोलन के आपको वो आगे बढ़ने ही नहीं देता, आपको एरर जो है वो थ्रो कर देता है। अच्छा, मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम लिखा ये रहा, फिर मैंने प्लस लिखा, फिर उस प्लस के साथ जो है ना मैंने इसको जो स्पेस है उसको कॉन्केट कराया, फिर प्लस लिखा और फिर लास्ट नेम को। अब ये यहाँ पे मेरा फुल नेम बनकर आया और ये यहाँ पे प्रिंट हो गया हसनैन खान। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे लिख दूं प्रोग्रामर, ये हसनैन जो है वो प्रोग्रामर है, तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे अच्छा प्रोग्रामर हूं तो प्रोग्रामर के हिसाब से मैं इसको लिखता हूँ। 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है प्रोग्रामिंग में फॉल्स। ठीक है, 1 का मतलब ट्रू होता है प्रोग्रामिंग में और 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो प्रोग्रामर, इसको या यूं कर लो, क्या ये प्रोग्रामर है, इज प्रोग्रामर, क्या हसनैन प्रोग्रामर है, मैं यहाँ पे इसमें असाइन किया हुआ है 1। तो अब मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर देता हूँ, प्लस लिखता हूँ और ये कोटेशन लगाया, स्पेस दिया, फिर दोबारा प्लस लिखा और इस प्रोग्रामर को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब मैं फुल नेम की जगह कर देता हूँ डिटेल, क्योंकि अब ये डिटेल्स हो गई है मेरी। तो अब यहाँ पे आप देखें हसनैन खान 1, तो अब नंबर भी जो है वो प्रिंट हो गया। इसमें आप ऐसा नहीं कि सिर्फ ये स्ट्रिंग जो है वो सेव कराएं, आप नंबर्स भी जो है वो प्रिंट करा सकते हैं। तो एक और मैं चीज दिखाता हूँ आपको, वार, और अब क्या मतलब, क्या हसनैन उठे हुए हैं, जाग रहे हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ ट्रू। तो ये बुलियन कहलाती है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स बुलियन कहलाता है। तो फिर मैं यहाँ पे इसको भी ऐड करा देता हूँ, स्पेस दिया और यहाँ लिख दिया मैंने वॉक। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे ट्रू प्रिंट करके दे देगा। तो ये आप कुछ भी यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक वेरिएबल में आप दूसरा वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं, तो इसको मैं इसको ऐसे करता हूँ, वार और सिटी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, किस सिटी में रहते हैं भाई हम, कराची में रहते हैं। ठीक है, और एक और वेरिएबल मैंने बनाया एड्रेस, एड्रेस में मैंने लिखा आई लिव इन और प्लस लिखा मैंने और यहाँ पे लिख दिया मैंने सिटी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एड्रेस। तो होपफुली ये चीज आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। क्या किया मैंने, कराची लिखा और फिर मैंने लिखा आई लिव इन कराची और फिर यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल है उसको पास कर दिया और यहाँ पे एड्रेस मैंने प्रिंट करा दिया। तो अब देखें क्या कह रहा है ये भाई, ये कह रहा है आई लिव इन कराची। ठीक है, मैं चाहूँ यहाँ पे जो है वो अपना जो सिटी का नाम है वो चेंज कर दूं, मैं इसको हैदराबाद कर दूं, तो अब जो है वो सिर्फ हैदराबाद जो है वो चेंज हो जाएगा, बाकी का कंटेंट वही रहेगा। तो मैं एक वेरिएबल में दूसरा वेरिएबल भी सेव करा सकता हूँ, कॉन्केटिनेट भी करा सकता हूँ, उसको सेव भी करा सकता हूँ, या मैं बस चाहूँ तो एड्रेस के अंदर जो है वो सिर्फ एक सिटी ही सेव करा दूँ, तो एड्रेस जब भी प्रिंट होगा तो सिटी आएगा, तो हैदराबाद इसमें गया और फिर ये हैदराबाद फिर यहाँ पे एड्रेस में आ गया। तो ये यहाँ पे इस तरह से हम करा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझसे जो है वो पूछे, देन जो है वो हम आगे मूव करते हैं। वेरिएबल्स ऑफ नंबर्स, जी जाहिद भाई, जैन, फातिमा, आयशा। ठीक है, अच्छा लास्ट चीज बता के फिर ये टॉपिक मैं खत्म करूंगा, और आप लोगों ने लाजमी जो है वो मुझे स्क्रीनशॉट्स देने जब आप ये एक्सरसाइज करें। अब क्योंकि पिछली जो एक्सरसाइज थी वो मैंने आई थिंक इंक्लूड नहीं करी थी, हाँ करी थी मुझे। तो आपने क्या करना है, आपने ये टास्क जो है ना ये यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने ये टास्क जो है वो कंप्लीट करने हैं सारे। ठीक है, फिर जब आप टास्क जो है वो कंप्लीट कर लेंगे तो आप बिल्कुल एंड तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ग्रीन रेड इस तरह के आ रहे होंगे, आपने उसका स्क्रीनशॉट जो है वो मुझे आपने असाइनमेंट में जो है वो दे देना है। अच्छा एक चीज और,
असाइनमेंट जो है ना आप लोग सही तरह सबमिट नहीं कर रहे। ये अच्छा हुआ याद आ गया मुझे। मैं जो है वो आपको एक चीज बता दूं। कहाँ है भाई? हाँ, आप लोग असाइनमेंट्स जो है ना वो ठीक से सबमिट नहीं कर रहे, जिस तरह से मैं सबमिट आपसे कराना चाह रहा हूँ उस तरह से। अब आप लोग ज्यादा होते हैं, स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ भाई, आप असाइनमेंट का जो है वो जब भी सबमिट कराएं तो नाम इस तरह से रखें कि उसका रार की फाइल का, कि आप असाइनमेंट नंबर आ रहा हो और उसके बाद एक्चुअली नाम, सबसे पहले आपका नाम आ रहा हो और फिर जो है वो असाइनमेंट नंबर आ रहा हो। मिसाल के तौर पे इन दो फाइल्स पे हम काम कर रहे हैं ना, तो आपने क्या 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 करना है, ये आप आए यहाँ पे, आपने इसको विनरार में ऐड कर दिया, आप अपने मुताबिक करेंगे जिस तरह से करते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पे जो आप फाइल का नाम देंगे ना वो आप देंगे मिसाल के तौर पे हसनैन, और फिर असाइनमेंट कौन सा ये, असाइनमेंट ये होगा असाइनमेंट 4, ठीक है। इस तरह से करके आप देंगे। इससे मुझे क्या आसानी होगी, इससे मुझे ये आसानी होगी कि जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ मुझे पता होगा कि मैं किसका असाइनमेंट रिव्यू कर रहा हूँ। अब असाइनमेंट 4 असाइनमेंट 4 असाइनमेंट 4 सबके आ रहे होंगे, तो मुझे जो है ना फिर एक्सप्लिसिटली जो है ना सही तरीके से देखना पड़ता है, और उस पर ना टाइम लगता है। तो इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं मतलब ये फाइंड आउट करने में अपना वक्त लगा दूं। तो इसलिए आपको कहा है कि आप अपने असाइनमेंट का जो नाम है ना वो इस तरह से रखें। और जब मुझे लगता है कि भाई नाम नहीं लिखा है, मुझे नजर आ जाता है, तो फिर मैं इसका एक नंबर डिटेक्ट कर देता हूँ, आप देखेंगे फुल मार्क आपको नहीं मिले होंगे। तो ये इसलिए है ताकि आप लोग जो है वो अपना जो असाइनमेंट का नाम है वो ठीक से रखें और मुझे प्रॉब्लम ना हो, मैं आसानी से जो है वो आपके जो इतने सारे असाइनमेंट्स होते हैं उसको जल्द से जल्द जो है वो मैं चेक कर लूँ और आप लोगों को मार्क्स दे दूँ। एक चीज ये, और दूसरी चीज ये कि आप लोग जो है वो दो चीजें लाजमी दिया करें, एक तो फाइल्स और दूसरा स्क्रीनशॉट्स। तो फाइल्स तो आप इसी तरह से दे देंगे, फाइल्स के लिए आप एक फोल्डर बना लिया करें ऐसे फाइल्स करके, ठीक है। असाइनमेंट का दोबारा तरीका बता रहा हूँ, क्या करेंगे आप, ये एक आपने फाइल्स का फोल्डर बनाया और इसमें आप डाल देंगे फाइल्स, ठीक है। ये फाइल्स उठाई और ये इसमें डाल दी, ठीक है। आप इमेजेस का उसका स्क्रीनशॉट का एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, और उसमें जो है वो आप डाल देंगे स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। कोई भी इमेज होगी ना आपकी जो स्क्रीनशॉट लिया होगा आप इसमें डाल देंगे। फिर आप जो रार फाइल बनाएंगे ना वो आप इन दोनों की बनाएंगे इस तरह से सिलेक्ट करके और ऐसे करके यहाँ पे आप आके फिर वही कह देंगे। अच्छा, आप मिसाल के तौर पे इस वक्त ये अभी विंडो ओपन हुई है, इस वक्त आप इसका नाम लिखना भूल जाते हैं तो कोई मसला नहीं बात, यहाँ पे आए राइट क्लिक करें और इसको आप क्या कर लें, रीनेम कर लें, ठीक है। रीनेम कर लें इसको और नाम लिखें सबसे पहले हसनैन असाइनमेंट 4 लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से आप करें, मुझे भी आसानी हो, आपको भी आसानी हो, आपको भी तरीके से मार्क्स मिल जाए, तो ये ज्यादा बेहतर है। मार्क्स की जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत है, ये याद रखें। हो सकता है आप एक मार्क्स की वजह से बच रहे हो क्लास में से आउट होने की वजह से, लेकिन आपने असाइनमेंट सही नहीं सबमिट किया तो फिर आप जो है वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो जाएंगे। अच्छा, तो ये आपने एक्सरसाइज करनी है। इसका जो स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट आपने अपना जो असाइनमेंट सबमिट करेंगे उसमें आपने सबमिट कराना है। लास्ट जो है वो मैं आपको बता रहा था। अच्छा, तो अब नंबर के साथ थोड़ा थोड़ा सा खेलते हैं। इसके अंदर आप नंबर्स भी ऐड करा सकते हैं, मिसाल के तौर पे वार मोबाइल मोबाइल प्राइस में ऐड करा दूं इसके अंदर 50, अच्छा कॉमन ही लगेगा, 50,000, ठीक है। और कंसोल कंसोल करा दिया मैंने मोबाइल प्राइस, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो आपको मोबाइल प्राइस मिल जाएंगे 50,000। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आगे प्लस करता हूँ, मोबाइल प्राइस में समझ लें कि 1,000 का इजाफा हो गया। मैंने यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने लिख दिया जो भी प्राइस होंगे ना उस प्राइस में ऐड कर दो 1,000। अब देखें यहाँ पे आप जरा क्या मसला आया है यहाँ पे। यहाँ पे 1,000 ऐड करने के बाद ये कितना होना चाहिए था, 51,000। तो ये क्या हुआ मसला, अरे हाँ ठीक है, कितना लिखा है मैंने ये 50,000, हाँ 50,000
और 50,000 में 180 किया तो ये 51,000। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे कॉन्केटिनेट हो गया है। अच्छा जो मैं बता रहा था वो इस पे नहीं होता, एक दूसरी चीज पे मैं देख रहा था। खैर, तो मोबाइल प्राइस के अंदर मैंने कॉन्केटिनेट किया और यहाँ पे मैंने जो है ना एक नंबर ऐड करा दिया। तो अब यहाँ पे ये प्लस होके वैल्यू आ जाएगी, या मैं चाहूँ तो यहाँ पे लास्ट रेट जो मिसाल के तौर पे बड़े थे वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ 2000। और फिर ये मोबाइल प्राइस में मैं इस तरह से जो है वो ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे आके मैं लास्ट रेट भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब मोबाइल प्राइस होंगे 1000 होंगे और फिर यहाँ पे 2000 हो जाएंगे, तो 53,000 जो है वो मोबाइल के प्राइस जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके इसने दे दिए। तो आप यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अब आता हूँ मैं उस पॉइंट पे, वो जो मैं कह रहा था कि देखें, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मोबाइल प्राइस है ना, इसको मैं डाल देता हूँ कोटेशन में। ठीक है, इसको मैंने कोटेशन में डाल दिया और यहाँ पे आया मैं, इसको मैंने लिखा और फिर यहाँ पे प्लस लाके मैंने लिख दिया 1000। अब देखें क्या होगा, क्या किया इसने, ये 50,000 लिखा और उसके साथ इसने 1000 को मिला दिया। अब ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बल्कि अब ये प्लस को कैलकुलेट के बजाय कॉन्केटिनेट के तौर पे यूज कर रहा है। 50,000 जो मैंने एक स्ट्रिंग लिखा है, ये स्ट्रिंग कहलाता है, बाय द वे मैंने आपको बताया नहीं, ये एक स्ट्रिंग कहलाता है। ये स्ट्रिंग जो मैंने लिखा उसके साथ इसने 1000 को कॉन्केट कर दिया, इसको मिला दिया। तो अब ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अगर आप को ये इशू आ रहा हो तो आपने इस पे जाना है और अपनी जो गलती को ठीक कर लेना है कि नंबर जो है ना वो कभी भी जो है वो इस तरह से कोटेशन में नहीं आता। तो ये जो चीज थी वो यहाँ पे जो चैप्टर है आपका नंबर्स के ऊपर, वेरिएबल्स फॉर नंबर, तो यहाँ पे ये वेट वगैरह की एग्जाम्पल देके आप लोगों को यही चीजें इन्होंने सिखाई हुई हैं। ठीक है, तो ये दो चैप्टर्स हैं जिनकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देख लें आप कौन से दो चैप्टर्स। अलर्ट की तो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपने वेरिएबल्स ऑफ स्ट्रिंग की करनी है, वेरिएबल्स फॉर नंबर्स, और एक चीज पढ़ लेंगे आप, चौथी हाँ सही है, वेरिएबल्स नेम्स लीगल एंड इलीगल। तो ये जो है ना, ये जो एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे आपको बताया हुआ है इसने कि आप कौन सा नाम यूज कर सकते हैं। वेरिएबल का नाम लिखते वक्त आपको क्या चीजें देखनी होती हैं। तो ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आपको लिखे दिए हुए हैं और यहाँ पे नीचे समझाया हुआ भी, और ये एक्सरसाइज है। तो इन शॉर्ट आपके 3 एक्सरसाइजेज हैं जिनको आपने करना है और उसके स्क्रीनशॉट्स आपने मुझे सेंड करने। अलर्ट का आपने कर दिया था काम, अभी आपने ये क्या हुआ, ब्लर क्यों हो गया? तो आपने किन 3 को करना है, वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग, वेरिएबल्स फॉर नंबर्स एंड वेरिएबल नेम्स लीगल एंड इलीगल। इन तीनों एक्सरसाइज को आपने करना है और फिर मुझे आपने स्क्रीनशॉट जो है वो असाइनमेंट में सबमिट कराना है। ठीक है, अच्छा तो अभी यहाँ पे आप में से किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। जी जाहिद भाई, जैन भाई, आयशा फातिमा, वाजिद भाई। नो क्वेश्चन, नो। 6 स्टूडेंट्स हैं। गिलाविश, गिलाविश ने भी ज्वाइन कर लिया है। गिलाविश कैसी जा रही है क्लास, समझ में आ रहा है? कब ज्वाइन किया मुझे पता नहीं चला, नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा। सर लोड शेडिंग टाइम है 8 to 10। अच्छा अच्छा, अभी अभी सर, चलें ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। जो जेन्युइन इशू है ना, देखें, अच्छा क्लास से पहले मैंने कुछ रूल्स बताए थे, वो मैं ग्रुप में बता दूंगा, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। तो जो जेन्युइन इशू है वो आप लोग बिल्कुल इस तरह से बता सकते हैं कि सर लाइट चली गई थी, या सर मतलब आप कहीं चले गए थे। तो रू आप पहले से इन्फॉर्म कर देंगे चीजों को, तो आप एक्सेप्शन है, आपको प्रोग्राम से रिमूव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक इररिस्पॉन्सिबल बंदा हो के आप क्लास लेते हैं, आपको कोई परवाह नहीं है इन चीज़ों की, और बगैर बताए आप लोग जो है लीव कर दे, मतलब क्लास नहीं लेते हैं और सबमिट नहीं करते, तो फिर आप पे वो कंडीशंस जो है वो लगती हैं कि आपको प्रोग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा सर, बैकअप भी है वाईफाई, फिर भी वर्किंग नहीं कर रहा। चले कोई मसला नहीं है, ट्राई अगर किया आपने, ये अच्छी चीज़ है। अच्छा अब आप जो है ना 5 मिनट का ब्रेक ले लें आप लोग, अभी 10 बज रहे हैं,
आप लोगों से इंशाल्लाह 10:05 पे मिलते हैं हम, और उसके बाद जो है वो CSS का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ कि हम इसको अभी बीच बीच में से देख रहे हैं। पहले हमने HTML का आई थिंक एक चैप्टर देखा, 2 चैप्टर देखे। उसके बाद हमने जो है वो CSS का स्टार्ट कर दिया, और जावास्क्रिप्ट भी हम चला रहे हैं। ये तीनों चीजें अभी हम पैरेलल में चला रहे हैं। ठीक है, तो जब आप लोगों की इन तीन चीज पे अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, तो जावास्क्रिप्ट तो वैसे चलती रहेगी साथ के साथ, तो इन दोनों पे अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद जो है ना हम HTML पे आ जाएंगे। और आप लोगों को क्योंकि ये चीज़ें समझा रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा है किस तरह से वर्किंग होती है, तो अब आप ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ाया है उसी के ऊपर जो है वो आप लोग इस जो है वो लगे रहें। आप लोग चाहें तो बिल्कुल आगे बढ़ के पहले से पहले पढ़ सकते हैं, ताकि जब मैं क्लास में समझा रहा हूँ तो आपको और मजीद अच्छे से जो है वो समझ में आ जाए। तो रीडिंग कर लिया करें बुक की, टाइम आपको मिले तो आगे भी आप देख लिया करें, मगर ज़रूरी नहीं है। पहली तो तवज्जो वही हो कि जो पढ़ाया है उसको आप अच्छे से देख लें। अच्छा, तो इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ा दी थी, उसके बाद मैं आगे मूव करता हूँ। ये सारी चीज़ें इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए थे, ये आपको बता दिया था कि ये डिक्लेरेशन कहलाती है, ये सिलेक्टर कहलाता है। ठीक है, आज हम हाँ सिलेक्टर को देखेंगे, जो एंड में कहा था मैंने कि आप लोग पहले पढ़ लेंगे। ये प्रॉपर्टी कहलाती है, फिर ये वैल्यू कहलाती है। और हाँ, हमने एक फ्लो देख लिया था कि CSS किस तरह से जो है वो रन करती है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है ना, CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो वो देख लिया था। लिंक कराना देख लिया था, तीन तरीके होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। ये देख लिया था हमने। स्टाइल के टैग के अंदर हम काम करते हैं तो ये इंटरनल कहलाता है। अच्छा, आज हम देखेंगे CSS के सिलेक्टर्स। ठीक है, तो ऑल ओके। अच्छा, तो पहले ये देखते हैं हम, ये ऑल का। मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे आके मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। अच्छा, ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट जो है ना आप देखेंगे, अभी HTML जब हमारा स्टार्ट होगा ना, तो उसमें आप देखेंगे कि लिस्ट कैसे बनती है, लिस्ट किसे कहते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। अभी जस्ट आप इस पर कंसिडर करें कि मैं कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, एक मैं मेन्यू जो होता है ना वेबसाइट पे, उसकी लिस्ट बना रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, ठीक है, ये अब हमने क्योंकि फाइल ब्राउजर पे रन की हुई है तो आपको, अच्छा ये अब कंसोल में बंद कर देता हूँ, ये आपको शो हो जाएगा। ये मैंने एक बुलेट लिस्ट बना ली। ठीक है, UL यूज किया मैंने, और LI मैंने यूज कर दिए, और ये मेरी लिस्ट बन गई। अब मैं एक एंकर टैग बनाता हूँ। अब ये एंकर टैग क्या होता है, ये भी आप जो है वो देख लेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ वेबसाइट। ठीक है, तो अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आप देखें, यहाँ पे स्पेसिंग नजर आ रही है, और यहाँ पे वेबसाइट से पहले भी जो है वो आपको स्पेसिंग नजर आ रही होगी। ये स्पेसिंग साइड में देखें आप। ठीक है, वैसे लिस्ट के मामले में तो स्पेसिंग चलेगी, सही है, फर्स्ट क्लास, कोई मसले वाली बात नहीं। लिस्ट थोड़ा सा इंडेंट होके जो है वो लिखी जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि यार ये थोड़ी सी स्पेसिंग ना आए अपने पास से, क्योंकि मैंने इसको स्पेसिंग बताई ही नहीं है। तो जब मैंने इसको स्पेस का बताया ही नहीं है, अपने पास से स्पेस क्यों ले रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ। अच्छा, मैं फाइल ऐसे क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने लिंक, और यहाँ पे नीचे आके लिंक CSS। तो ये यहाँ पे मुझे जनरेट करके दे देता है कोड। और यहाँ पे जब मैं कंट्रोल दबा के प्रेस करता हूँ ना, तो ये मुझसे पूछता है कि भाई अनेबल टू ओपन CSS फाइल, कि मतलब कि स्टाइल की फाइल जो है मैं ओपन नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो क्रिएट ही नहीं है। तो कह रहा क्या क्रिएट करना चाहते हैं, मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, तो ये फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली बना देगा, मुझे अलग से बनाना नहीं पड़ेगी।
अच्छा, एक मैसेज आया हुआ है सर, रिपीट एक बार। ओके, मैंने अभी बताया नहीं है ये एस्टेरिक, मैं आपको वही बता रहा हूँ जाहिद भाई। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आके मैं जो एंकर टैग है ना उस पे लिख देता हूँ मार्जिन 0 पिक्सल। ठीक है, पिक्सल क्या है ये बाद में देखेंगे। पिक्सल एक अभी के लिए इतना जान लें, ये एक यूनिट है। जैसे होता है ना 1 किलो आटा, किलो क्या है इसके अंदर एक यूनिट है। 2 लीटर तेल, लीटर क्या है इसमें यूनिट है। तो अच्छा ये हटा नहीं, मार्जिन तो पेडिंग होगी। ओके, एल आई को देखते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? लाइव सर्वर तो ओपन है। क्या मिस्टेक कर रहा हूँ यार मैं? खैर, लिंक ठीक जा रहा है। मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल। अच्छा, अभी जो है ना एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, क्या नाम है, आरिफ। आप जो है वो कोर्स जो है वो किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो आपको हो सकता है कुछ चीज़ें जो है वो नई लग रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो टेंशन नहीं लें। आप जो है वो पुरानी वीडियोस जो है वो आप तरतीब से देख लें, सारे वीडियोस जो है वो रिकॉर्डेड हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बन जाएगी। ऑनलाइन का यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपकी कोई क्लास जो है ना मिस होने के बावजूद भी मिस नहीं होती। तो आप जो है वो पास्ट में जाके एक्चुअली अपनी चीज़ें जो है वो रिपीट कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने सेंड कर दी थी, और आप जो है वो चैनल पे जाके गिग्स वाइजर के अब पुरानी जो 3 वीडियोस हैं क्लास की वो आप देख सकते हैं, ताकि आपकी अभी की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बन जाए। ठीक है, ओके। अच्छा भाई, क्या मसला आ रहा है यार इसमें? इसको मैं यूएल, 1 मिनट जरा, मैं एल आई गलत दे रहा था। ठीक है, यूएल पे लगेगा वो, उसको एंड पे करने के लिए। अच्छा, अभी मैं एक हेडिंग बनाता हूँ। बैकग्राउंड कलर रेड, और ठीक है, हेडिंग बनाई मैंने, बैकग्राउंड कलर रेड किया मैंने, और यहाँ पे भी देखें इसकी बाय डिफॉल्ट जो है वो स्पेसिंग आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आया और आई थिंक ये मार्जिन होता है, मार्जिन 0 पिक्सल मैंने दिया। इसको मैं कमेंट करता हूँ। देखिए ये जो है ना बाय डिफॉल्ट इसका मार्जिन आ रहा होता है, ये देखें ऊपर स्पेसिंग आपको दिख रही है, तो ये मार्जिन आ रहा होता है। जब मैं इसको लिख रहा हूँ मार्जिन को, तो वो स्पेसिंग जो बाय डिफॉल्ट है ना ऊपर नीचे से वो खत्म हो रही है। ठीक है, और अगर मैं पेडिंग 0 करूँ, पेडिंग 0 पिक्सल। अच्छा, एक चीज और, इसको हम यूँ कर देते हैं, क्या प्रॉपर्टी थी वो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। अच्छा, ये 3 चीजें जो है ना हम कुछ फिक्सेस के लिए यूज कर रहे होते हैं, कि मार्जिन जो है वो 0 हो जाए, पेडिंग इसकी जो है वो 0 हो जाए, और साइजिंग जो है वो इसकी 0 हो जाए। अच्छा, एक ये मिस्टेक है, सॉरी। अब देखें यहाँ पे जो है ना, मैं एक ये जो स्पेस आ रहा है ना इसको मैं खत्म करना चाह रहा था। तो मैं किस पे अप्लाई कर रहा हूँ, मैं ये हेडिंग पे अप्लाई कर रहा हूँ मार्जिन, मैं ये एंकर टेक पे अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो ना ये मार्जिन ना खत्म नहीं हो रहा। तो मैं जो है वो एक्चुअली इसको गलत जगह पे कर रहा हूँ। बॉडी में आया मैं, और बॉडी में आके मैंने यहाँ पे पेडिंग दे दी 0 पिक्सल। अब ये आपको मार्जिन खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ, पेडिंग नहीं है तो फिर ये मार्जिन होगा। मार्जिन दे देते हैं 0 पिक्सल, अब हो जाए भाई खत्म। ठीक है, तो ये मार्जिन जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि ये बॉडी का जो है ना वो मार्जिन जो है वो लगा हुआ आ रहा था, तो मैंने बॉडी पे दिया मार्जिन, तो ये यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर यूएल को कमेंट करता हूँ ना, तो देखें क्या होगा, ये यूएल पे मार्जिन आ गया। मैं अगर जो है वो हेडिंग को हेडिंग को
कमेंट करता हूँ तो देखिए हेडिंग पे जो है वो आपको कलर्स तो लगा दो ना भाई। ठीक है, तो ये देखें ये ऊपर मार्जिन आ गया इसका। अब जो है ना मुझे अलग अलग एलिमेंट पे जाके ना ये पेडिंग पेडिंग मार्जिन मार्जिन देना पड़ रहा है, हालांकि मैं चाहता हूँ कि हर एलिमेंट पे मेरे जो है ना ये पेडिंग और मार्जिन जो है वो 0 अप्लाई हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एस्टेरिक लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये चीज, पेडिंग 0 और मार्जिन 0, और बाकी का जो कोड है वो मैं रिमूव कर दूंगा। तो अब जो है वो हर एलिमेंट के ऊपर जो है ना जो आपका पेडिंग और मार्जिन है ना वो 0 0 अप्लाई हो गया। इसका ये जो एक सिंबल होता है एस्टेरिक का, इसका मतलब होता है कि ऑल, कि आप हर एलिमेंट को जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो बिल्कुल सवाल करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। जी आरिफ भाई, आपका कोई सवाल? आपने ये देखा अभी, सिर्फ आप ये देखें कि ये इसका इसके साथ हुआ क्या। ऑल जो है ना मैंने लिखा, तो ये जो एस्टेरिक लिखा, इसने क्या किया, इसने इन सबको सिलेक्ट कर लिया। मुझे अलग अलग यूएल, अलग अलग ए, अलग अलग H1 ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसने जो है वो सब पे जो है ना जो स्टाइल है पेडिंग 0 मार्जिन 0 वो अप्लाई कर दिया। ये यूनिवर्सल सिलेक्टर कहलाता है, अप्लाइज टू ऑल एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट। सेकंड चीज है टाइप सिलेक्टर। अब जो आपका जो टैग है उसकी जो टाइप होती है H1 H2 H3, तो उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपने जब स्टाइलिंग करनी है ना HTML सीरीज के अंदर, तो आपने कोई ना कोई एलिमेंट सिलेक्ट करना है। तो ये मिसाल के तौर पे HTML है, ये H1 है। अब मैं इस H1 पे जो है वो स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ, तो इसको सिलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि जब मैंने ऑल जो है वो सिलेक्ट किया ना, तो ये जो H1 है उसके ऊपर भी अप्लाई हो गया। अब कैसे है वो मैं आपको बताऊं। जैसे मिसाल में मैंने बैकग्राउंड कलर रेड लिखा, तो अब ये जो बैकग्राउंड कलर रेड है ना, ये बॉडी टेक्स्ट सब हर किसी के ऊपर जो है ना ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सिर्फ H1 को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने H1 लिखा और यहाँ पे आके मैंने इस H1 पे दे दिया बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। रेड इसलिए करता हूं मैं ताकि आप लोगों को ये विजिबल रहे अच्छे से। अच्छा, तो अब देखें इसका जो है ना मैंने, अच्छा मैंने स्क्रीन को जूम किया हुआ इसलिए आपको ये बड़ा बड़ा नजर आ रहा होगा। ऐसा ना हो कि आप बाद में सोचेंगे सर हमारा तो बहुत छोटा सा शो हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको जूम किया हुआ है। तो अब देखें यहाँ पे मैंने आप हेडिंग 1 दे दिए और इस पे यहाँ पे मैंने बॉर्डर दे दिया। तो सिलेक्ट कैसे किया मैंने, सिलेक्ट मैंने ये इसकी जो एज का जो टैग है ना इसकी टाइप को मैंने सिलेक्ट करके उसको हेडिंग दे दी मैंने। नेक्स्ट आती है हमारी जो सिलेक्शन है वो होती है क्लास की सिलेक्शन। ठीक है, क्लास सिलेक्टर क्या कहता है, मैच एन एलिमेंट हुज क्लास एट्रीब्यूट हैज अ वैल्यू दैट मैच द वन स्पेसिफाइड आफ्टर द पीरियड और अ फुल स्टॉप सिंबल। पीरियड के बाद आ रहा हो या फुल स्टॉप सिंबल के बाद आ रहा हो तो वो हम क्लास को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा क्या मतलब है मेरा वो जरा देख। मिसाल के तौर पे मैंने ये लिखा स्पेन और ये लिख दिया स्पेन 1 और इस पे मैंने लिख दी क्लास स्पेन 1। अच्छा, क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जो है वो उसका नाम यही रखें जो अंदर कंटेंट है। कंटेंट तो बहुत कुछ हो सकता है ना, लाइक लोरम इप्सम में लिखूं तो ये तो बहुत कुछ हो सकता है कंटेंट, तो क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये याद रखें कि ये आपका क्या है, एक टैग है, स्पेन का टैग है और ये क्या कहलाता है, ये एक एट्रीब्यूट कहलाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखें, ये क्या है, ये क्लास का एट्रीब्यूट है। तो जो भी यहाँ पे हम इस टैग के अंदर पास करते हैं ना जो भी चीज, तो वो क्या कहलाती है, वो एट्रीब्यूट कहलाती है। ठीक है, तो वो एट्रीब्यूट कहलाती है। तो ये क्लास भी क्या है, एक एट्रीब्यूट है। अब मैं मल्टीपल जो है वो स्पेन बना देता हूँ, एक स्पेन ये बनाया, एक और स्पेन मैंने बना लिया और स्पेन 2 रख देता हूँ यहाँ पे नाम, और इसका मैं रख देता हूँ क्लास स्पेन 1। ठीक है, स्पेन 2 है लेकिन क्लास में हर स्पेन में क्या पास कर रहा हूँ, स्पेन 1 या इन शॉर्ट में सिंपली अगर इसको तरीके से रख लो तो स्पेन ही पास कर सकता हूँ क्लास का नेम। लेकिन मैं उसको डिफरेंस करने के लिए कि यार ये स्पेन है और ये क्लास नेम आ रहा है तो इसलिए मैंने इसको स्पेन 1 कर दिया। तो अब 2 स्पेन है मेरे पास और क्लास मैंने एक ही नाम से अप्लाई करी हुई स्पेन 1। तो अब देखें यहाँ पे आया, मैं स्पेन 1 लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर और ये एक्वा मैंने कलर दे दिया।
अभी तो ये कुछ भी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये स्पेन वन मैंने डायरेक्टली लिखा है। स्पेन वन कोई एलिमेंट जो है वो नहीं है, एलिमेंट क्या है स्पेन, ये इसको इसने व्हाइट किया हुआ है। अगर मैं स्पेन लिखूंगा ना तो ये ठीक हो जाएगा, कलर आ जाएगा इस पे स्पेन का, ठीक है। लेकिन स्पेन वन में यहाँ पे लिख रहा हूँ तो क्योंकि ये क्लास है इसलिए मैं यहाँ पे एक डॉट लगाऊंगा और ये हो गया क्लास का, कि मैं क्लास को सिलेक्ट कर रहा हूँ स्पेन वन। तो अब देखें दोनों पे एक बार जो है वो कलर आ गया। अब आप हो सकता है ये कह रहे होंगे सर ये क्या तरीका है, मतलब सर जब आप दो स्पेन यूज कर रहे हैं तो आप सिंपल आप यहाँ से वन हटाएं और यहाँ पे आप इस तरह से कर दें, तब भी जो है वो इसी पे अप्लाई होगा, तब भी जो है वो दोनों स्पेन के ऊपर अप्लाई होगा। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो अब मैं वो आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। तो देखें बाद औकात ये कंडीशंस आती हैं कि आप स्पेन आपने ये दो बनाए, दो और मैंने बना ली, तो मैंने शिफ्ट ऑल्टर और एरो डाउन दबाया इसको सिलेक्ट करके, तो ये कॉपी हो गया शिफ्ट ऑल्टर एरो डाउन, ठीक है। अब मैं इधर लिख देता हूँ स्पेन टू या यहाँ पे भी स्पेन टू, ठीक है। अब देखें अगर मैंने स्पेन सिर्फ सिलेक्ट किए होते ना तो ये चारों पे स्टाइलिंग अप्लाई कर देता, लेकिन मैं चाह रहा था कि सिर्फ उन स्पेन पे अप्लाई हो कि जिन पे स्पेन वन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्पेन वन वालों पे अप्लाई होगी। अब मैं करता हूँ यहाँ पे डॉट स्पेन टू और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और मैं इसको कर देता हूँ ये ब्राउन ब्लू वायलेट जो भी है, ठीक है। अब देखें जो स्पेन टू होगा उस पर ये कलर अप्लाई हो गया, ये स्पेन टू आपका आ रहा है 3 और 4, या इसको यूं कर लें ताकि आप लोगों को समझ में आसानी हो जाए। स्पेन वन, स्पेन टू एंड ये हो गया आपका स्पेन थ्री, ये हो गया स्पेन फोर, ठीक है। स्पेन वन स्पेन टू पे ये कलर है, स्पेन थ्री स्पेन फोर पे ये कलर्स है। अब मैं क्या बता रहा हूँ मैं आपको, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये काम नहीं करता, मैं क्लास सिलेक्ट नहीं करता और मैं जस्ट यहाँ पे आगे लिखता स्पेन और सिलेक्ट करके मैं लिखता बैकग्राउंड कलर और रेड, तो ये क्या होता है ये दोनों के चारों के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाता। मैं चाह रहा था कि सिर्फ उन पे अप्लाई हो कि जिनका मैंने जो क्लास डिफाइन की है वही। तो अब मैं जितने भी एलिमेंट्स बनाऊं उनकी क्लास जो है वो अगर स्पेन वन होगी तो ये जो है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। मैं इसको हटाता हूँ और इनको अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो जिनका भी स्पेन, जिनके अंदर भी जो है वो स्पेन वन की क्लास आ रही होगी उन सबके ऊपर ये कलर जो है वो अप्लाई होता जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सीएसएस का क्लास सिलेक्ट का जो है वो सिलेक्टर। अच्छा इसको हम एक और तरह से भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे आके इसको स्पेसिफाई भी कर सकता हूँ कि भाई ये स्पेन का जो एलिमेंट है ना, स्पेन का जो एलिमेंट है उस पे जो क्लास लगी हुई है स्पेन टू, तो ये भी तरीका है। आप जो है वो ये बताएं कि यार ये वाला जो एलिमेंट है स्पेन का उस पे जो क्लास लगी हुई, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखें ऐसा भी हो सकता है ना कि डिव है और डिव के अंदर भी जो है ना, ये मैंने डिव बनाया और डिव के अंदर भी मैंने कुछ लिख दिया डिव वन, क्लास मैंने लिख दी स्पेन वन, ठीक है। अभी तो देखें स्पेन वन मैंने लिखा तो डिफ पे भी जो है वो क्लास अप्लाई हो गई। अच्छा अब यहाँ पे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट का भी डिफरेंस देख रहे हैं, ये इनलाइन है तो एक के बाद एक आ रहे हैं और डिव अपनी पूरी की पूरी जगह ले रहा है। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है स्टाइलिंग में आपको। तो अभी क्या हुआ, अभी स्पेन वन जो है वो डिफ पे भी अप्लाई हो गया, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो उसी पे अप्लाई हो स्पेन वन के जो स्पेन हो। तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा स्पेन, ये एलिमेंट सिलेक्ट किया मैंने, ये रहा एलिमेंट, ये स्पेन वाला एलिमेंट और ये स्पेन वाला एलिमेंट, और उसमें जो स्पेन वन आ रहा है सिर्फ उस पे अप्लाई हो। तो देखें स्पेन और स्पेन वन, तो अब देखें सिर्फ ये उन्हीं पे अप्लाई होगी क्लास जो स्पेन में होंगे, डिव वालों पे अप्लाई नहीं होगी। डिव वालों पे मैं अलग से कर सकता हूँ अप्लाई। मैं यहाँ पे आया और मैंने लिखा स्पेन, सॉरी डिव में जो स्पेन वन आ रहा है उसकी क्लास कर दो, बैकग्राउंड कलर कर दो उसका लाइक ये कर दो ब्लेंड, क्या ये जो भी कुछ लिखा है, ठीक है। तो अब देखेंगे डिफरेंट कलर। तो अब हो सकता है आप लोगों के ये ऊपर से चीजें जा रही हो, ये कॉम्प्लिकेशन हो रही हो, समझ में नहीं आ रही हो। आपने क्या करना है, सिंपली प्रैक्टिस करनी है इन चीजों को, आपने खुद जो है वो इम्प्लीमेंट करना है और फिर जो है ना आपने चीजों को समझ के फिर बताना है कि हाँ समझ में आया ही नहीं आया। अभी हो सकता है आप लोग कह रहे हो कि नहीं बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करें तो आपके समझ में आ जाए चीज। लेकिन फिर भी नहीं आया तो फिर बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। अच्छा क्लास सिलेक्टर हो गया, देन जो आपका है ये आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर जो है वो
match an element whose id attribute has a value that match the one specified after the pound or hash symbol. Target the element whose id attribute has a value of introduce. तो ये जो है ना, इन जो हैश टैग है ये आप यूनिक के लिए यूज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि अब देखें स्टाइलिंग जरा देखें, ये सारे स्पेन के ऊपर ये कलर लगा हुआ है एक्वा का कलर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आया, ये स्पेन स्पेन 3 चले, ये वाला जो स्पेन है ना ये नीचे, हाँ इधर मैंने एक और एट्रीब्यूट पास किया, तो आईडी भी क्या है, एक एट्रीब्यूट है क्योंकि हम एलिमेंट में यूज कर रहे हैं। इसका मैंने नाम रख दिया यूनिक स्पेन, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे लिख दिया हैशटैग यूज किया मैंने, और फिर मैंने लिख दिया टैग नहीं है ये, हैशटैग नहीं है ये, एक्चुअली हैश सिंबल यूज किया मैंने, और फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर, और फिर मैंने इसको कर दिया ब्लैक। अब देखें सिर्फ वो जो एलिमेंट था ना उसके ऊपर जो है ना ये क्लास CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है और वो कलर ब्लैक हो गया। इसमें आप ये भी देखेंगे, इसमें आप ये भी देखेंगे कि मैंने कलर तो स्पेन का भी पास किया हुआ है और मैंने कलर आईडी का भी पास किया हुआ है, लेकिन प्रीफरेंस जो मिल रही है ना वो मिल रही है आईडी को। समझ रहे हैं आप बात को? तो आईडी को सबसे ज्यादा प्रीफरेंस मिल रही है। तो जिस तरह से मैंने सीएसएस का आपको बताया था ना वो इंपॉर्टेंट इंटरनल एक्सटर्नल के प्रीफरेंस किसको मिल रही होती थी, उसी तरह से ना यहाँ पे भी सीन है कि स्टाइल कौन सा अप्लाई होगा। तो सबसे जो मतलब प्रियोरिटी जिसको मिलेगी ना वो मिलेगी आईडी को। एक और चीज भी होती है, वो होती है जिस तरह से मैंने कल बताया था ना स्टाइल, अगर मैं यहाँ पे इनलाइन, कल नहीं संडे को पिछली क्लास में, अगर मैं यहाँ पे इनलाइन करता हूँ और मैं इसको ब्राउन कर देता हूँ, ठीक है, तो अब देखें ये ब्राउन हो गया। तो सबसे ज्यादा प्रियोरिटी किसको मिल गई, अभी आईडी के बजाय ब्राउन को मिल गई। और अगर मैं आके ये जो क्लासेस दी है मैंने स्पेन 1 की, यहाँ पे आगे मैं लगा देता हूँ स्पेन 1 इम्पोर्टेंट। अब देखें, अब कोई भी जो सारी प्रियोरिटी थी ना वो सारी की सारी पानी में मिल गई, किसी भी खाते में नहीं आई। वो आईडी की प्रियोरिटी या स्टाइल की प्रियोरिटी वो उसने इम्पोर्टेंट को जो है ना फोकियत दे दी। इम्पोर्टेंट को जो है वो उसने कर दिया कि यार कोई भी अप्लाई हो रहा हो सबसे अहम चीज ये है कि भाई अब आपने यही कलर अप्लाई करना है। तो अभी जो आपको हो सकता है ये चीज थोड़ी क्लियर नहीं हो रही हो, कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो फिर आप जो है इसको रिपीट करके वीडियो को देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगी चीजें। लेकिन सिर्फ देखना नहीं है आपने, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। इम्प्लीमेंट करे बगैर जो है ना ये प्रोग्रामिंग के अंदर गुजारा नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताएं यहाँ तक, अगर आपको भी अभी भी कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं, मैं आगे मूव करता हूँ। जैन भाई, जाहिद भाई, आरिफ भाई, फातिमा, आयशा और ग्लाविश। ओके ओके, तो अब जो है वो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें, टॉपिक नहीं, नेक्स्ट सिलेक्टर है चाइल्ड सिलेक्टर। ठीक है, तो मैच एन एलिमेंट दैट इज अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ अनदर। यहाँ पे डायरेक्ट बहुत अहम है, मतलब एल के अंदर बहुत सारे ए के टेक बने होंगे, उसमें पहला टेक, अब मैं क्या बोल रहा हूँ अब आप वो देखिए। मैं आया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने जो है ना एक शुरू में लिस्ट बनाई थी, ये यूएल बने हुए हैं और उसके अंदर एल बने हुए हैं। ठीक है, तो आप देख लें इसका जरा व्यू कैसा आ रहा है अभी। ये इस तरह से आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मैं होम पे जो है वो कलर अप्लाई करूँ, तो मैं आऊंगा यहाँ पे स्टाइल में, और मैंने कहा यूएल में जो पहला एल आ रहा है उस पे कर दो बैकग्राउंड कलर, और कौन सा कर दो भाई, ये कर दो एक वो मेरा इन। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, ओके, चाइल्ड सिलेक्टर एल के अंदर जो ए आ रहा है, टारगेट्स एनी ए एलिमेंट्स दैट आर चिल्ड्रन ऑफ एन एल बट नॉट अदर एलिमेंट्स इन द पेज। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है।
क्या कह रहे हैं आरिफ भाई? नो आईडी यूनिक उठा है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? काइंडली दोबारा लिखें ये आरिफ, आपने क्या लिखा है? नो आईडी यूनिक उठा है। नो आईडी यूनिक, अच्छा आईडी यूनिक होता है, जी हाँ बिल्कुल, आईडी यूनिक होता है। आपने आईडी जो है वो जो डिफाइन यहाँ पे की है स्पेन में, वो आईडी जो है वो यूनिक होती है बिल्कुल। अभी मैं जो देख रहा हूँ वो इसका देख रहा हूँ, ये आपका टारगेट्स एनी एलिमेंट्स दैट आर चिल्ड्रन ऑफ, अच्छा ये सारे सारे एलिमेंट्स को जो है वो टारगेट करेगा। इसमें कंफ्यूज क्या क्या था मसला? हाँ वो देख रहा था, यूएल को अगर मैं कर दूं, अभी भी ये सब पे ही अप्लाई कर देगा। अच्छा होता तो है, बट क्वेश्चन इज दैट इज इट पॉसिबल? क्या क्या पूछ रहे हैं आरिफ भाई? आई थिंक जैन भाई भी कुछ कह रहे हैं चैट में, जरा दोबारा बताएं। जैन क्या कह रहे हैं आप? जी, अगर सेम आईडी मल्टीपल टाइम्स यूज कर लें तो एप्लीकेबल होगी? स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपने आईडी को एक ही दफा यूज करना है। अच्छा ऊपर सवाल किया था, अच्छा जैन के सवाल का जवाब दे रहे थे, ठीक है ठीक है। तो आईडी को हम चाहें तो यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया है ना, हम आईडी को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, स्टाइलिंग आईडी की अप्लाई हो जाएगी, लेकिन आईडी इस काम के लिए नहीं बनी। अगर आपको एक ही आईडी यूज करनी है और कहीं कहीं भी यूज नहीं करना चाह रहे हैं, उसको यूनिकली डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो आईडी आप एक बनाते हैं। और जब आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टाइल वगैरह देना होता है, तो आप वो क्लास के जरिए उसको उसको स्टाइलिंग वगैरह दे होते हैं। अच्छा इसमें यार क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है ये? मैच एन एलिमेंट दैट इज अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ अनदर। डायरेक्ट चाइल्ड है तो डायरेक्ट चाइल्ड तो हमने किया हुआ है। अब देखें इस तरह की भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आप लोग काम कर रहे होते हैं, पता है आप लोगों को हो रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है। यूएल कोई मसला नहीं है। चाइल्ड सिलेक्टर मैंने सर्च किया, चाइल्ड सिलेक्टर CSS। अच्छा प्रोग्रामिंग में ये सर्चिंग कोई चीटिंग वीटिंग नहीं होती है। आप जब किसी जगह पे आके आप स्टक हो जाते हैं, कोई चीज आपको क्लिक नहीं कर रही होती, तो आप बिल्कुल इंटरनेट की हेल्प ले रहे होते हैं। ये मैंने शायद आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था। ये मेरी जो है वो शुरू के अंदर जो है वो काफी मिसकॉन्सेप्शन थी, जिसकी वजह से मैं फील करता था यार मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, मैं मतलब मुझे याद नहीं रहता, मैं फंस जाता हूँ कहीं पर आके, फिर मुझे इंटरनेट से देखना पड़ता है। लाइक मैं वो टाइप का स्टूडेंट था ना जो चीटिंग वगैरह को पसंद नहीं करता। तो ये काफी वक्त तक रहा, फिर जब इंडस्ट्री में आया है तो चीजों का पता चला कि भाई काम ही इस तरह से होता है, आपको याद रखने की क्या जरूरत है? जब आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आप जो चीज सर्च करना है आप सर्च कर लें। हाँ आपको लॉजिक पता होनी चाहिए कि यार लॉजिक क्या है। लॉजिक आपको याद रखनी नहीं होती, लॉजिक आपको समझनी होती है। और वो जो समझी हुई चीज है वो आप याद नहीं करते, वो आपको एक दफा समझ गए आप, एक और एक दो होते हैं, पीछे क्या मैथ चल रही है ये आपने समझा हुआ है। अब आप याद थोड़ी करके बैठेंगे, एक और एक दो, एक और एक दो, एक और एक दो, अब एक और एक कितने होते हैं याद नहीं आ रहा आपको, ऐसा नहीं है। चीज समझते हैं आप, और कोई कोई मुश्किल होती है तो फिर आप उसके लिए नेट की जरूर हेल्प लेते हैं। और अब तो चैट जीपीटी है, तो आप जीपीटी की हेल्प ले रहे होते हैं। अच्छा तो मुझे इसमें कंफ्यूजन हुई तो मैं नेट पे आया बिल्कुल आपके सामने, और मैंने एक्सप्लेन भी किया हाँ मुझे कंफ्यूजन है, और मैं देख रहा हूँ इसको क्या है भाई ये डिफ, और साइन मैंने सही यूज किया है, सिंबल, हाँ सिंबल सही है। तो डिफ के अंदर पी एलिमेंट, तो डिफ के अंदर जो है वो बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 को इसने सिलेक्ट कर दिया। अच्छा सही है, डायरेक्ट चाइल्ड, सॉरी डायरेक्ट चाइल्ड, मैं डायरेक्ट चाइल्ड आपको कहा कि इस पे फोकस करें आप, और खुद ही जो है वो डायरेक्ट चाइल्ड की जो है ना मैंने फोकस हटा दी। अच्छा अब देखें मैं इसका क्या मतलब है। ये था ठीक है, होम अबाउट कॉन्टेक्ट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये सिर्फ होम पे जो है वो अप्लाई होगा, लेकिन ये अबाउट और कॉन्टेक्ट पे भी अप्लाई हो गया। उसको नहीं होना चाहिए था। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको समझाने के लिए इस एलआई में एक और लिस्ट बना देता हूँ। अच्छा एक नहीं 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 वो भी नहीं बताता, कुछ चीजें जो है ना मैं आपको बताता नहीं हूँ, और दिल चाह रहा होता है लेकिन मैं बताता नहीं हूँ, वो मैं जब वक्त आएगा ना तब बताऊंगा। अभी बहुत आसान तरीका है इस लिस्ट को बनाने का, वो जब लिस्ट पे हम आएंगे ना तो मैं बताऊंगा आपको। अच्छा अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक्शन
सेक्शन 1 लिख दिया मैंने। अब देखें यू यूएल था, एल था, सब पे जो है ना ये अप्लाई हो रहा था कलर। लेकिन अब यहाँ पे क्या सीन है, यूएलए और अभी भी जो है वो देखें आप एल आई होना तो चाहिए कि यार इसमें भी एल आई आ रहा है, इस पे भी अप्लाई हो जाए, लेकिन इस पे स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी। व्हाट इज दिस, डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है भाई, अब ये नहीं होना चाहिए। ये क्या हो रहा है, कौन कौन प्रोग्राम खराब होने की यहाँ पे दुआएं कर रहा है। अच्छा, डिव है, पी है, दोनों पे अप्लाई हो गया। और ये वाला जो पी आया है वो इनसाइड डिव आया है, तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, नॉट चाइल्ड बट डिसेंडेंट, तो इस पे अप्लाई नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है, यही वाला सिलेक्टर यूज हुआ है, डिव पी। तो डिव में है और पी, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, देखें हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। देखें अब चीजें मैं देख रहा हूँ नेट से, लेकिन पीछे जो है ना, जो मेरी लॉजिक क्लियर है ना, वो भी मेरे साथ चल रही है, वो भी मेरा साथ दे रही है। ऐसा नहीं है जस्ट मैं नेट पे गया और मैंने देखा अब मैं गिव अप कर दूं कि यार ये मतलब ये भी तो चाइल्ड है, ये भी तो इसके अंदर आ रहा है। तो पीछे के कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब मैं इसको समझ पा रहा हूँ। देखें ये यूएल है, ये भी यूएल है, सही है, ये भी यूएल है। तो अब उसको थोड़ी पता कि मैं ये वाले यूएल की बात कर रहा हूँ या ये वाले। तो प्रोग्राम के हिसाब से तो ये और ये दोनों सेम ही यूएल है, तो जैसे इसके ऊपर अप्लाई हो रहा था वैसे यहाँ पे भी अप्लाई होगा ये स्टाइल। ठीक है, तो इसको डिफरेंट करता हूं मैं कि ये डायरेक्ट चाइल्ड ना बने। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफ कर देता हूँ। वैसे तो हम यूएल के अंदर इस तरह से डिफ नहीं लिख रहे होते, मैं यहाँ पे डिफ लिखता हूँ ताकि जो है ना उसका नाम चेंज हो जाए और वो उसको यूएल डिटेक्ट ना करे। अब स्टाइल अप्लाई नहीं होगा, अब इस पे जो सेक्शन 1 है ना, इस पे स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। अब देख लें आप, ठीक है, इस पे स्टाइल अब अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि डायरेक्ट जो चिल्ड्रन है, एल आई का, यूएल का जो डायरेक्ट चाइल्ड है, चाइल्ड मतलब उसके अंडर जो आ रहा है डायरेक्ट, तो सिर्फ उसी पे अप्लाई करे। तो अब देखें यूएल है और यूएल के जो डायरेक्ट चाइल्ड है ना वो ये एल आई है, जबकि ये जो चाइल्ड है ना ये इसका डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, बल्कि यूएल का चाइल्ड है और उसका ग्रैंड चाइल्ड है, यानी कि इसका पोता है या पोती है। तो वो ये जो सेक्शन 1 है ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, तो इस वजह से इस पे जो स्टाइलिंग है ना वो अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, अब ऐसा भी सिनेरियो आता है, मैं बोलता हूँ भाई डायरेक्ट चाइल्ड हो या ना हो लेकिन स्टाइल अप्लाई हो, तो मैं यूं आके यूएल लिखा मैंने और यहाँ पे एल लिखा, अब ये हर किसी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो अमूमन हम यही वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे होते हैं, कभी कभार सिनेरियो आते हैं वो वाले जो ऊपर एक्सप्लेन किया। खैर, तो अब देखें ये हर किसी पे हो गया। अब भले मैं एक और बना लूं चाइल्ड, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं इसके अंदर एक और आगे चाइल्ड बना लूं, डिफ एक और बना लूं, स्पेन बना लूं मैं, और यहाँ पे आगे मैं एल आई लिख दूं और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं, तो अब हर किसी के ऊपर वो अप्लाई होता जाएगा, क्योंकि हमने ये कह दिया कि भाई डिसेंडेंट सिलेक्टर हमने यूज कर लिया कि जो भी एलिमेंट आ रहा हो इस पी के अंदर ए के नाम से, तो उस पर अप्लाई हो जाए। तो मेरे ख्याल से क्या टाइम हो रहा है, 10:42, एक मिनट। अच्छा, क्लास को जो है वो ज्यादा प्रेशर ना दूं मैं, और
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो आप लोगों के लिए, तो बस ये जो दो टॉपिक्स हैं इनको कवर करके मैं इस टॉपिक का एंड करता हूँ, क्लास एंड करता हूँ। और फिर जिन स्टूडेंट्स का जो क्विज पिछली क्लास में रह गया था, आई थिंक अभी तो सिर्फ ग्लाविश ही प्रेजेंट है, तो सिर्फ ग्लाविश का ही जो है वो मैं क्विज लूंगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जो है वो आज की क्लास में एब्सेंट है, तो फिर उनका क्विज जो है वो मतलब कंसिडर किया नहीं जाएगा, दोबारा नहीं लिया जाएगा। तो फिर उन्होंने अपना कोई वैलिड रीजन दे दिया था जिस वजह से उनका क्विज जो है वो मैं आज कंटिन्यू करूंगा। अच्छा, अब दो सिलेक्टर्स बाकी रह गए, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर्स। H1 plus P targets the first element after any H1 element but not other P। ठीक है, इसको यूज करते हैं H1 और P, यहाँ पे इसने यूज किया है। मैं आया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे आके हेडिंग 2 लिखी, हेडिंग 2, और यहाँ पे मैंने लिखा हेडिंग 3। अच्छा भाई, क्या है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी है H1 के साथ P प्लस करा हुआ है, ठीक है। तो H1 के साथ H2 के साथ कर देता हूँ मैं, प्लस कर देता हूँ H3। बैकग्राउंड कलर कर देते हैं इसका येलो ग्रीन करके, जो भी है देख लेते हैं इसका व्यू। तो ये इस पे अप्लाई हो गया H3 पे। अब मैं अगर एक और H3 बना लूँ ना यहाँ पे, और H3 2 करके, तो इस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, पहले वाले पे होगा। तो इसका कहने का क्या मकसद है कि जो आपने एलिमेंट सिलेक्ट किया है हेडिंग 2 का, उसके जस्ट बराबर में जो सिबलिंग है, ये क्या है आपस में, ये दोनों सिबलिंग है। अच्छा, सिबलिंग चाइल्ड भी जो है वो समझे आप कि ये जो यूएल है इसके अंदर ये सब कुछ जो है वो इसका चाइल्ड है। फिर इस चाइल्ड के अंदर जो एक और चाइल्ड आ रहा है तो वो इसका ग्रैंड चाइल्ड हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो साहब है इनके दादा हो गए तो ये जो कह रहा है, ये कह रहा है ये सिबलिंग पे अप्लाई होता है, डायरेक्ट सिबलिंग जो है। तो H2 का जो डायरेक्ट सिबलिंग H3 होगा ना, उस पर स्टाइल अप्लाई होगा। तो ये जो आपका H2 है नीचे, तो इस H2 का जो डायरेक्ट सिबलिंग है ना वो H3 ये वाला है, तो सिर्फ इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई होगा, जो कि यहाँ पे होगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जनरल sibling selector match an element that is a sibling of another although it does not have to be directly proceeding। अच्छा, if you had 2p, अगर आपके पास 2p के एलिमेंट्स हैं, that are siblings of an H1 element, this rule would apply। अच्छा ठीक है, तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ, अब H5 के साथ खेल लेते हैं। H5, ठीक है, ये लिख दिया मैंने H5, और फिर मैंने लिख दिया div, लिख दिया div div1, फिर मैंने लिख दिया p, और फिर मैंने लिख दिया para1। फिर आया मैं ऊपर, इसको मैं ऊपर आता हूँ, ऊपर लिखता हूँ, p लिखा मैंने, और इस पे लिख दिया मैंने p2, ठीक है। इसको इधर लिखता हूँ मैं p, और यहाँ पे लिख दिया p3, ठीक है। तो अब मैंने रेंडमली जो है वो ये जो H5 था, H5 के इर्द गिर्द जो है ना, मैंने p के टैग्स जो है वो यूज कर लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ H5, और ये सिंबल यूज करता हूँ और p लिखता हूँ, और बैकग्राउंड कलर, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो, और कलर दे देता हूँ मैं इसके अंदर ताकि डिफरेंट हो जाए थोड़ा, ब्लैक। अब देखें क्या होता है। तो भाई देखें, जो H5 थे उसके सिबलिंग, अच्छा एक चीज और देखनी है मुझे, if you had 2p elements that are siblings of an H1 element, this would apply। that is a sibling of another। ठीक है, तो ये H5 था,
तो ये H5 के अंदर जो है ना सीन ये हुआ कि ये HP पे भी अप्लाई हो गया और इस पे भी अप्लाई हो गया, लेकिन ये ऊपर वाले पे अप्लाई नहीं हुआ। तो ये जरा मैं एक दफा देख लेता हूँ, क्या नाम है इसका, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। अच्छा, ये एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जरा आप देखें, ये जो W3 स्कूल है ना, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। इसके अंदर भी जो है ना आप ट्राई योर सेल्फ करके जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये W3 स्कूल्स वेबसाइट जो है ना, इसको आप नोट कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, याद दिला दीजिएगा मुझे। अच्छा, अब मैं सिलेक्ट जरा सर्च कर लेता हूँ। एक चीज में कंफ्यूजन हो रही है, वो क्या है कि क्योंकि ये चीजें हम ज्यादातर यूज नहीं कर रहे होते, जो यूज नहीं कर रहे होते हम इसको एक दफा देख लेते हैं। जनरल सिबलिंग सिलेक्टर CSS, ठीक है भैया, आ गया जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। अब ये क्या कर रहा है, डिव बनाया और पी का टैग, तो ये डिव है और ये पी के टैग जो पैरा 3 है इस पे अप्लाई हो गया, और ये पैरा 4 है। अच्छा, बाद के आने वाले जो है ना उनके ऊपर अप्लाई हो रहा है, शुरू वालों पे अप्लाई नहीं हो रहा। एक दफा और देख लेते हैं। CSS ट्रिक्स, इस पे भी आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। अभी आप जो है वो असाइनमेंट जो है वो अपना नोट कर लें। आपका जो असाइनमेंट है वो है, आपने जावा स्क्रिप्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जो आपको 3 चैप्टर्स जो है ना, आपको मैंने शुरू के 1 घंटे में जो है वो आपको पढ़ाए थे जावा स्क्रिप्ट के, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा जो है वो ये जो CSS के सिलेक्टर्स हैं, इन CSS के सिलेक्टर्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। और वो आप करेंगे प्रैक्टिस कहाँ से, आप W3 स्कूल से भी कर सकते हैं आप। ये W3 स्कूल्स पे आया मैं, और यहाँ पे आके मैं HTML पे आया, और यहाँ पे देखें आपको बहुत सारी जो है ना चीजें मिल जाएंगी, और ऐसी ऐसी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी जो कि बुक में नहीं होंगी। ये अपडेट करते रहते हैं कंटेंट। तो आप यहाँ से भी सिलेक्टर्स को पढ़ सकते हैं। सिलेक्टर का टॉपिक कहाँ है भाई, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, W3 स्कूल्स सिलेक्टर्स। ठीक है, तो ये बुक में जो है ना कुछ सिलेक्टर्स दिए हुए हैं, जबकि सिलेक्टर्स जो है ना बहुत होते हैं। तो ये देखें, सिलेक्टर का टॉपिक आ गया। तो अब ये सिलेक्टर्स देखें यहाँ पे, ये रे मजीद सिलेक्टर, हैशटैग क्लास, ये हमने यूज कर लिया, ये भी कर लिया। एलिमेंट को कॉमा डाल के भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये भी सिलेक्टर है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ऑल सिलेक्टर CSS सिलेक्टर्स कंप्लीट लिस्ट, ये लिस्ट चाहिए मुझे ना। देखें, ये भी सिलेक्टर्स हैं। एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर रहा है, ये एट्रीब्यूट वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा है, एट्रीब्यूट वैल्यू। तो अब ये हाँ, ये देखें सिलेक्टर विजिटेड, ये सिलेक्टर्स बहुत सारे हैं। सबसे ज्यादा अहम कुछ इस तरह के भी होते हैं, nth चाइल्ड, ठीक है ना। तो अब ये जो सिलेक्टर वाला टॉपिक है ना CSS के अंदर, ये आप लोगों का असाइनमेंट है, मगर ये असाइनमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। और वो इस सेंस में कि यहाँ पे जो HTML की जो आपको मैंने बुक शेयर की है ना, इसके अंदर कुछ ही सिलेक्टर्स दिए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर यूज हो रहे होते हैं। मगर आपने क्या करना है, आपने सर्चिंग करनी है, आपने YouTube पे सर्च करना है, और ये सर्च करना है लिख के CSS सिलेक्टर्स करके सर्च करना है आपने YouTube पे, और आपने उसकी वीडियो देखनी है। और वीडियो देख के जो जो आप सिलेक्टर्स सीख रहे हैं ना, उनको आपने इम्प्लीमेंट कर लेना है। उन सिलेक्टर्स को आपने इम्प्लीमेंट कर लेना है, भले आप YouTube की वीडियो देखें या इस तरह से कोई भी वेबसाइट पे जाके आप ये सिलेक्टर निकाल लें और फिर उनको आप इम्प्लीमेंट कर लें। तो जो मैं असाइनमेंट जो आप लोगों से रिसीव करूंगा ना, जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, उसमें सिर्फ ये सिलेक्टर्स नहीं होंगे। आपने खुद से रिसर्च करनी है, खुद से आपने इंटरनेट से मजीद सिलेक्टर्स निकालने हैं और उनको आपने इम्प्लीमेंट करना है। आप बिल्कुल यूट्यूब की वीडियो फ्री होके देखें, आराम से सुकून से देखें वीडियोस, और उसमें वो जो सिलेक्टर सिखा रहा है उसको आप इम्प्लीमेंट करें। ये सिलेक्टर्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए अपने असाइनमेंट में, लेकिन साथ में मुझे इसके साथ एक्स्ट्रा भी चाहिए। जितने आप ज्यादा यूज कर सकते हैं उतने आप यूज करें, ताकि आपको सिलेक्ट करने का तरीका समझ में आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में
नेक्स्ट क्लास में हम एक सिंपल जो है ना वेब पेज की तरफ आ जाएंगे कि एक वेबसाइट हम किस तरह से बनाते हैं, उसका जो है ना मैं ओवरव्यू देना शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास से ही हम फ्लेक्सबॉक्स का एक टॉपिक देखेंगे और फिर उसके बाद जो है ना हम एक वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं नेक्स्ट क्लास में वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। अच्छा, रूल्स जो है वो एक मर्तबा और मैं रिपीट कर दूं कि अगर कोई स्टूडेंट 50% से कम मार्क लेता है तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप से और इस प्रोग्राम से जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, या कोई स्टूडेंट बगैर बताए 2 दिन की जो है वो छुट्टी कर लेता है, मतलब ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं करता बगैर किसी वैलिड रीजन के, एक के बाद एक 2 क्लासेस वो लीव कर देता है, तो हम ग्रुप में नहीं पूछेंगे कि भाई आज क्यों नहीं आए, लाइक स्कूल में होता है ना आज क्यों नहीं आए ट्यूशन, आज क्यों नहीं आए पढ़ने, तो वो वाला सीन नहीं होगा। जब दिखेगा कि यार फना स्टूडेंट जो है वो उसने 2 क्लासेस जो है वो अटेंड नहीं करी है एक के बाद एक और कोई रीजन भी नहीं बताया वैलिड, तो उसको जो है वो इस प्रोग्राम से और ग्रुप से दोनों से रिमूव कर दिया जाएगा। बाकी रिमूव होने के बाद यूट्यूब की वीडियोस हो जाती रहेंगी तो आप देखते रहेंगे, मसला नहीं है, लेकिन तवज्जो जो है वो उन्हीं पे स्टूडेंट को दी जाएगी कि जो के क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो सीरियस हैं, उनको जो है वो कंसिडर किया जाएगा, उनकी ही काउंसलिंग की जाएगी, तवज्जो 100% उन पे होगी जो कि प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल करें। अच्छा, जाहिद कह रहे हैं सर असाइनमेंट रिव्यू हिंट पास कर दिया करें ताकि प्रैक्टिस का पता लगे। असाइनमेंट रिव्यू हिंट, मैं समझा नहीं आपकी बात को काइंडली, असाइनमेंट हिंट से क्या मतलब है आपका? सर हम जो भी असाइनमेंट सबमिट करते हैं ना, जी, थोड़ी बहुत रिव्यू उसमें पास कर दिया करें ताकि पता लगे कि प्रैक्टिस हमारी सही है या नहीं। जैसे कि हम 50 मार्क्स तो नहीं उठाते, आप उसे करते हैं कि जाहिद जो है वो बेहतर है या एक्स्ट्रा जो एग्जाम बेहतर है, इस तरह थोड़ा प्रैक्टिस अच्छी जा रही है उसमें पता लग जाएगा। अच्छा अच्छा, तो जाहिद भाई कह रहे हैं कि सर आप जो असाइनमेंट देखते हैं तो उस पर ना रिव्यू दे दिया करें कि सही किया है या इसमें कुछ बेहतरी है। तो देखें, जब मैं असाइनमेंट आपका देख रहा हूँ तो देखता हूँ तो मैं हर चीज को जो है वो अच्छे से देखता हूँ। तो अब तक जो है ना आप लोगों के जो असाइनमेंट है वो ठीक आ रहे हैं, तो ठीक के ऊपर मैं कोई कमेंट पास नहीं करूंगा। अगर कोई चीज सही है, आपको मार्क मिल गए हैं, तो इसका मतलब है कि कोई मसले वाली बात नहीं है। और अगर जो है वो कोई चीज ठीक नहीं होती, उसमें कोई इश्यू होता है, तो बाद स्टूडेंट्स को मैंने वो मेंशन भी करके बताया कि भाई आपने ये गलती करी है। ठीक है, तो ये चीजें, बाकी अगर आपको लगा करे कि यार आपको मार्क कम मिले हैं और मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने आपको कमेंट में नहीं बताया या आपको मैंने अभी क्लास के अंदर नहीं बताया कि यार क्यों मैंने आपको मार्क्स कम दिए, तो आप जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं कि सर मुझे जो है वो इतने मार्क्स मिले और मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने क्या गलती करी है कि आपने मुझे मेरे मार्क्स डिटेक्ट करें। तो आप इस तरह से पूछेंगे, मैं आपको जो है वो चेक करके एक्सप्लेन जो है वो कर दूंगा। टाइम की शॉर्टेज होती है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा काम कर रहे होते हैं हम पूरे वीक जो है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना, लेकिन फिर भी हम टाइम निकाल के जो है वो असाइनमेंट आपके देख लेते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप लोग भी जो है वो फीडबैक ले लिया करें कि अगर आपको लगे कि नंबर कम है या कोई इस तरह की चीज़ है, तो ये चीज़। अच्छा, कोई किसी का सवाल है तो वो बिल्कुल करें, फिर हम क्लास को अपनी वाइंड अप करते हैं। जी, जैन भाई, फातिमा, आयशा, अच्छा अफशीन ने भी ज्वाइन कर लिया है। अफशीन का भी जो है वो एक रीजन दिया था उन्होंने, उनका भी जो है वो क्विज नहीं हो पाया था। नो सर, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है वो आप लोग जो है वो क्लास को लीव कर दें और मैं 1 बाय 1 जो है वो आपका अफशीन और ग्लाविश आप दोनों का जो है वो मैं क्विज ले लूंगा।